क्षेत्रक था हमारे, क्षेत्रकों के बारे में पढ़ चुके थे, जिसमें 3 क्षेत्रक थे, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, खासकर यही था। बाकी इसमें कुछ और अलग से क्षेत्रक थे, जिसको संगठित क्षेत्र, असंगठित क्षेत्र और निजी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र, इस तरह से इसमें चर्चा हो चुकी है। फिर उसके बाद हम सब आए मुद्रा एवं साख की, और कोई था बीच में, बस मुद्रा एवं साख था। मुद्रा एवं साख को पढ़ चुके हैं, जिसमें बैंक वगैरह के बारे में जानकारी मिली थी कि वास्तव में बैंक कैसे कारोबार करता है, मुद्राएं हमारी कैसे चलती है। उसके बाद वैश्वीकरण के बारे में तो हम सब जानकारी ले चुके, मतलब विश्व में अपने सामान को पहुंचाना, वही क्या होता है, वैश्वीकरण होता है। अब लास्ट चैप्टर इसका है उपभोक्ता अधिकार। वास्तव हमने इसको बता दिया है, लेकिन थोड़ा इसके अधिकार होते हैं, उसकी चर्चा करते हैं। तो ये एक था, एक पे विकास था, आर्थिक विकास के बारे में, दूसरा का क्षेत्रक के बारे में, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, फिर उसमें संगठित और असंगठित क्षेत्र थे, फिर निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र के बारे में जानकारी मिली थी। फिर उसके बाद में मुद्रा साख, जिसमें बैंक वगैरह के बारे में जानकारी हुआ था, ऋण वगैरह कैसे लेते हैं, क्यों नहीं देते हैं बैंक, इस तरह की चीज़ों के बारे में इसमें चर्चा हुई थी। वैश्वीकरण में व्यापार, विदेशों में व्यापार के बारे में जानकारी हुई थी। अब देखो ये सारी चीज़ें हो गई, लेकिन अब करने वाला, खरीदने वाला कौन है, इसकी कहीं चर्चा हुई थी? नहीं हुई थी। बस केवल यही विकास क्या होता है, क्षेत्रक, मुद्रा साख, वैश्वीकरण, यही सब अभी हुआ है। अभी कौन इसको बढ़ा रहा है उसके बारे में बात नहीं हुई थी। तो जो उस क्षेत्रक को बढ़ा रहे होते हैं उन्हीं को क्या कहते हैं, उपभोक्ता। तो देखो उपभोक्ता नाम से क्लियर, भोक्ता मतलब खाने वाले, भोक्ता का मतलब क्या होगा, खाने वाले, और उप मतलब वस्तुओं से अगर हम तुलना कर देते हैं, अर्थात जो लोग वस्तुओं को खाने का कार्य करते हैं या खरीदने का कार्य करते हैं, वो क्या कहलाएंगे, उपभोक्ता कहलाएंगे। अब खरीदेंगे कौन सी वस्तु, जो तुम्हें ज़रूरत रहेगी ना, तो उसको बोलते हैं दैनिक आवश्यकता, मतलब जिसकी हमें ज़रूरत रहे। तो दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को खरीदने वाले लोग ही क्या कहलाएंगे, उपभोक्ता। नॉर्मल सी कंडीशन है कि जो लोग सामान को खरीदने जाएंगे वही क्या कहलाएंगे, उपभोक्ता। क्लियर सी बात है। जैसे हम सब जाते हैं मार्केट में कोई गुड़ वगैरह लाने, या मान लेते हैं चीनी या एनी चीज़, आजकल कुरकुरे और चुरमुरे चल रहा है बहुत सारा ना, तो इसको हम सब लाने जाते हैं, तो उपभोक्ता कौन हुआ, हम सब हुए उपभोक्ता। अर्थात जो वस्तुओं को किसी दुकान से खरीदने जाए वही क्या कहलाएगा, उपभोक्ता कहलाएगा। और एक चीज़, एक शब्द मिलेगा तुमको, उत्पादक। एक शब्द उपभोक्ता है, दूसरा का शब्द है उत्पादक। देखो नाम से क्लियर है, उत्पादक, उत्पाद मतलब प्रोडक्ट, अर्थात सामान, सामान को बनाने वाले लोग को क्या कहेंगे, उत्पादक कहेंगे। जो व्यक्ति सामान को बनाने का कार्य करेंगे वो क्या कहलाएंगे, उत्पादक कहलाएंगे। और जो व्यक्ति खाने का काम करेंगे, उपभोक्ता। बताओ हम सब क्या हैं, उत्पादक हैं, उपभोक्ता हैं, उपभोक्ता है ना, क्योंकि हम सारी चीज़ों को, हम सब जैसे कलम हुआ, हर चीज़ को कहाँ से खरीद रहे हैं, खरीद के उसका यूज कर रहे हैं। अब बना कौन रहा है, दूसरा कोई मालिक है उसका, जो बना के भेज रहा है, तो वो क्या कहलाएगा, उत्पादक। और उपभोक्ता जो खाने वाले होते हैं वो क्या कहलाएंगे, उपभोक्ता। तो पहली हेडिंग डालेंगे उपभोक्ता, उपभोक्ता अधिकार में पहली हेडिंग उपभोक्ता। अब उपभोक्ता अधिकार पढ़ने से पहले पहले उपभोक्ता के बारे में जानकारी जरूरी है ना, नहीं तो मैं अभी डायरेक्ट उपभोक्ता अधिकार की चर्चा करने लगूं तो फिर उसमें क्या है, पता लगे उपभोक्ता ही नहीं पता है। इसलिए पहले हेडिंग डालेंगे उपभोक्ता, उपभोक्ता। लिखेंगे बाजार, बाजार, बाजार से अपनी दैनिक आवश्यकताओं के लिए, दैनिक आवश्यकताओं के लिए विभिन्न प्रकार की वस्तुएं खरीदने वाले
लोग, खरीदने वाले लोग उपभोक्ता कहलाते हैं, उपभोक्ता कहलाते हैं, उपभोक्ता कहलाते हैं। देखो इसको समझ लो पुनः एक बार। सामान कहाँ से खरीदते हैं हम सब? बाजार से। अपनी जो आवश्यकता रहेगी उसी खरीदेगा। पता लगे तुमको आवश्यकता है दाल की, तुम गए एक गाड़ी खरीद लाए, तो बताओ फ़ायदा ही नहीं। पता लगे तुम्हें ज़रूरत है सब्जी की, तुम गए कुछ दूसरा ट्रैक्टर खरीद के ला रहे हो कि हम ट्रैक्टर से सब्जी उगा लेंगे, तो पता लगे आज क्या खाओगे ना। तो जो तुम्हें जरूर पता लगा, हो सकता है तुम्हें ट्रैक्टर की ज़रूरत रहे, बाद में जैसे खेत बाड़ी खूब खरीद डालो अपना पैसा कमा के, तब तुम्हें ट्रैक्टर की ज़रूरत पड़ जाए, तो ट्रैक्टर तुम्हारी आवश्यकता उस समय क्या बन जाएगी? ट्रैक्टर। तो ट्रैक्टर भी क्या हो जाएगी? मान चलो दैनिक आवश्यकता के रूप में। लेकिन वास्तव में जो दैनिक आवश्यकता होती है, इसका मतलब रोज जो लगभग तुम्हें आवश्यकता पड़े। दैनिक का मतलब होता है लगभग रोज जो तुम्हें आवश्यकता पड़े। जैसे बताओ दाल की आवश्यकता लगभग रोज पड़ती है कि नहीं? अब कुछ लोग ऐसा नहीं कि गुरुजी हमारे यहाँ 6 महीने दलिए नहीं बनती है, हम सब सब्जियाँ खाते हैं, जैसे हमारे यहाँ दाल बहुत कम बनती है। तो लेकिन है तो अगर देखा जाए तो वास्तविकता रूप में देखा जाए तो रोज की सामान है कि नहीं दाल, और सब्जी रोज का सामान, आटा रोज का। अब एक दिन खरीद लाए उसका रोज प्रयोग कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि मतलब दैनिक आवश्यकता नहीं है। तुम्हारी आवश्यकता हुई, तुम्हारे पास पैसा था, गए इकट्ठा खरीद लाए। तो अर्थात क्या हुआ? जो बाजार से अपनी दैनिक आवश्यकताओं के लिए विभिन्न प्रकार की वस्तुएं, कोई जरूर नहीं एक ही वस्तु रखो, जो तुम्हें जरूरत है उसको लाओगे। तो विभिन्न प्रकार की वस्तुएं खरीदने वाले लोग, खरीदने वाले लोग क्या कहलाएंगे? उपभोक्ता। अर्थात जो आदमी खरीद रहा है वो उपभोक्ता कहला रहा है, ना कि ये वस्तु। जो आदमी खरीद रहा है वही क्या कहला रहा है? उपभोक्ता कहला रहा है। क्लियर सी बात है? क्या इसको रटने की ज़रूरत है? ये तो मैं इसलिए लिखा देता हूँ कि तुम्हें समझ में आए, अपनी भाषा में लिख लो तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि ये सारी चीज़ें क्या होती है? बुक की रटी रटाई होती हैं। तो नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लिए। अब अगला हेडिंग लिखेंगे उत्पादक। उत्पादक लिखेंगे। दैनिक आवश्यकताओं की वस्तुओं, दैनिक आवश्यकताओं की वस्तुओं का निर्माण, दैनिक आवश्यकताओं की वस्तुओं का निर्माण, वस्तुओं का निर्माण या उत्पादन करने वाले लोग, या उत्पादन, दरवाज़ा खोल दो, उत्पादन जिससे उसमें घुस जाया करे वो, अब तेजी पूरा खोल दो उसको, पूरा खोल दो, हाँ बस जाने दो बस। उत्पादन करने वाले लोग, उत्पादन करने वाले लोग उत्पादक कहलाते हैं। देखो इसका मतलब क्या है? अभी तो इसको बता ही दिए थे, देखेंगे। तुम नीचे ही बैठ जाओ, नहीं तो अभी चुरुर मुरुर करोगे तो आपसे हम लड़ोगे। तुम अनमोल चाहे ऊपर बैठ जाओ, थोड़ा आगे आ जाओ, नहीं तो इस पर आ जाओ अगर दिक्कत हो। हाँ तुम बैठ जाओ पीछे, नहीं तो अभी तुम्हें को सब लगाते हैं, तुम जबकि उतना गलत नहीं हो। तो देखो उत्पादक का मतलब क्या हुआ कि जो लोग वस्तुओं को बनाने का कार्य कर रहे हैं वो क्या कहलाएंगे? उत्पादक। अच्छा नाम से ही क्लियर है ना कि जैसे हम सब केमिस्ट्री में पढ़ते थे, अभिकारक और उत्पाद। तो देखो तो यही जो उत्पाद बनाने वाले लोग हैं, बताओ बिना आदमी के क्या है बन सकता है? नहीं बनेगा ना। तो वो उन लोगों को हम बोल देते हैं उत्पादक। उन लोगों को क्या बोल देते हैं? जबकि नाम से लग रहा है उत्पादक कोई आदमी नहीं लग रहा है, लेकिन वास्तव में वही लोग जो वस्तुओं का उत्पादन या निर्माण करने का कार्य कर रहे हैं वही क्या कहलाएंगे? उत्पादक। और दैनिक वस्तु, अब बताओ जिस चीज़ की ज़रूरत रहेगी ही नहीं, जैसे अब मान के लेते हैं टीवी बहुत कम बिकती है ना, अब टीवी का निर्माण कम हो रहा है, तो वहाँ पे उत्पादक भी कम होते चले जा रहे होंगे। उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे अब मोबाइल आ गया ज़्यादातर, और बहुत सारी चीज़ें जो अब हम सब यूज नहीं कर रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो पहले यूज होती थी। जैसे आप पहले क्या होता था, पानी उलचने के लिए एक दोगला नाम था उसका, ऐसे करके करते थे,
ऐसे करके पानी उलचते थे दूसरे के खेत से। अब देखो ख़त्म हो गया है। अब धीरे धीरे और देखो, पहले हम सब खाना खाने के लिए पत्तल जो बनाते थे, ये सब लोग बनमानुष जिन्हें बोलते थे, तो वो सब बनाते थे, तो पहले हम सब उसका प्रयोग करते थे, तो उसके उत्पादक अधिक थे, क्योंकि उस समय हम बहुत सारे लोग उसी का प्रयोग करने लगते थे, तो आदमी की डिमांड अधिक थी, इसीलिए उत्पादक भी अधिक थे, अर्थात आदमी अधिक थे बनाने वाले। लेकिन अब देखो उसका काम खत्म हो गया, दोना वोना, तब ये आने लगा, फाइबर, इस तरह की सारी चीज़ें आने लगी। तो इसलिए अब धीरे धीरे ये भी क्या होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं। किस क्षेत्र में? उस वाले क्षेत्र में, पत्तल उत्तल वाले, अर्थात जो वस्तुओं का निर्माण कर रहे हैं वही क्या कहला रहे हैं? उत्पादक। सीधी सीधी सी बात है। और जो वस्तुओं को खरीद रहे हैं वो क्या कहला रहे हैं? उपभोक्ता। क्लियर सी बात है, ये समझ में आई चीज़ें। अब लिखेंगे, अब अपने चैप्टर पे आते हैं, उपभोक्ताओं के अधिकार। वास्तव में हमें वहाँ से पढ़ाना चाहिए, लेकिन इसके बारे में जानकारी होना जरूरी था। नोट कर लिया इसको? नोट कर लिया, बहुत बढ़िया। समझेंगे इसको, क्योंकि इसको रट नहीं सकते हो। आज रटोगे कल भूल जाएगा। सामाजिक विज्ञान ऐसा विषय होता है, अगर आज रटने की कोशिश किए तो कल पक्का भूल जाओगे। इसलिए इसको समझते हुए हम सब चलेंगे, शब्द को ध्यान में देते हुए चलेंगे बस। उपभोक्ताओं के अधिकार। पहले इस तरह के अधिकार नहीं थे। उपभोक्ता कोई कंपनी बना रही है तो बनाते ही रहे, कोई वो उसमें डिस्टर्ब करके रख दिया है। इसका अंत कर दो। क्या था? पहले आप पुरानी पिक्चर देखे होंगे। पुरानी पिक्चर में ऐसा होता था, बड़ी बड़ी कंपनियां होती थी, बड़े बड़े मालिक होते थे। आप पुरानी पिक्चरों में देखेंगे तो यही होता था। वो क्या करता था, सामानवा बनाता था और उसमें मिलावट कर देता था। पता लगता है उस गांव बांट दिया फ्री में। जैसे एक वो कृष्ण लीला में दिखाया नहीं है कि वो जो दूध पिला देती है वो पूतना, कहती नहीं जहर वाला दूध, तो मिलावट दूध होता है उस तरह। और बहुत सारे बच्चों को भी वहाँ पर भी दूध पिला दिया जाता है ज़बरदस्ती, तो जिससे क्या होता है, लोग मरने लगते हैं। तो पहले ऐसे ही बहुत बड़ी बड़ी कंपनियाँ भी थी ऐसे। वो करती क्या थी कि जहरीला पदार्थ, जैसे मान लेते हैं धर्मगंज के लोगों को मारना है, तो वो कुछ करती नहीं थी। अब बड़े बड़े लोग होते थे, उनकी पहुंच बहुत होती थी, और बहुत सारे गुंडे उंडे रखे होते थे, वो उनको मार भी नहीं सकते थे, देख तक नहीं सकते थे, इस तरह के होते थे। पहले पिक्चरों में यही होता था। देखो गुंडा बड़ी देर में दिखता था, कि जैसे होता नहीं था उस तरह के। अभी वो गुंडा हमारा बॉस से मिलेंगे तब देखेंगे, इस तरह से होता था पहले पुराने पिक्चर। तो वो सब बड़े बड़े मालिक होते थे। तो होता क्या था कि हम सब सामान खरीद लिए, खा लिए, बीमार हो गए। अब कोई अधिकार ही नहीं है, तुम जाओ गए फैक्ट्री वाले के पास, या आपने गया कंप्लेन, पहले कंप्लेन करने का अधिकार नहीं था। पहले गए आप दरोगा थाना पे, पता लगे थाना वाले वैसे वो पैसा दे दिया है उसको, क्योंकि जब अगर ऐसा काम करेगा तो पहले पैसा वैसा दे देगा कि कोई आएगा तो वो थाना वाला पहले तुम्हें को मारेगा, कायदे के पहले मार के तुम्हें भगा के डिस्टर्ब कर देगा। तो पहले ऐसा होता था। तो उसके बाद सरकार ने देखा, तो बहुत कुछ लोग अच्छे आए होंगे सरकार में, उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओं के भी कुछ अधिकार होने चाहिए। अब कौन से अधिकार हैं? पहला अधिकार दिया सुरक्षा का अधिकार। सुरक्षा का अधिकार। तो देखो इसमें क्या हुआ, तो तुम डिस्टर्ब करके रख दिया है था। तो पहला अधिकार ये था इसको। तो पहले सुनेंगे तब लिखेंगे ना। तो देखो हुआ क्या कि जैसे होता नहीं था, बता रहे बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां थी, बड़े बड़े मालिक थे। पता लगे कोई हम सब जैसे लोग पहुंचे वहाँ पे, पता लगा हमें ही सबको थबरिया दिया, किया कायदे का लतिवाया, गुंडा भेजा, ज़्यादा और 3-5 किए तो और मारा। तो एक आदमी को अगर कोई मार देता है तो पूरा एरिया उससे डरने लगता है। यही होता है, अभी भी होता है कि एक गुंडा होता है पूरे एरिया में, अगर एक ही को वो मारता है लेकिन पूरा एरिया डरता है, जिसको मर्जी उसको झुका देता है। ऐसा होता है, अभी भी होता है। तो उस समय हुआ क्या, तो सरकार ने कहा कि इनको पहले सुरक्षा देते हैं हम सब। पहले सबसे पहला काम तो यही होगा ना, उठेगा कि पहले किया क्या जाए। तो पहले इनको सुरक्षा दो कि ये पहुँचे वहाँ तक, थाना वाना तक ना। तो इनको पता लगे थाने वाले मारने लगे, तो उसके लिए भी एक आध डिपार्ट और कर दिए होंगे। तो उनको सुरक्षा देने का अधिकार कौन दिया? सरकार ने दिया। तो पहला अधिकार कौन सा काम किया? सुरक्षा दिया कि आपको, आप डरो नहीं, प्रचार करवाया जगह जगह, आप डरो नहीं, आप आओ, आपकी बाकायदा सब व्यवस्था की जगह सामान गड़बड़ रहेगा, आप आओगे, तुम्हें कोई बोलेगा नहीं। फिर उसके बाद एक व्यवस्था ऐसी भी कर दी गई, अब अभी भी होता है, 100 नंबर पर फ़ोन करोगे, अगर कहीं पर कुछ समस्याएँ खड़ी हैं, कहीं मारपीट हो रही, तुम फ़ोन करोगे, तो अगर तुमने कह दिया कि मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहता हूँ,
तो वो आपका नाम नहीं बताएगा, तो सीधा लोकेशन देगा, फिर उसके बाद डायरेक्ट वो वहाँ पे पहुँच जाएगा। लड़ाई झगड़ा तो मेरी लोकेशन दे दो कि सर मैं यहाँ पे हूँ, ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, तो पूछेगा आपका नाम क्या, कहते हो सर अपना नाम गुप्त रखना चाहते हैं, तो तुरंत वो सेव कर देगा गुप्त नाम, तो वहाँ से आएगा, तुम्हें पता ही नहीं लगेगा कौन फ़ोन किया था 100 नंबर पे। अभी भी ऐसा होता है, कहीं जैसे भी खुदवाते हैं तो पता ही नहीं लगता कौन फ़ोन वहाँ किया था ना, तो क्योंकि वो गुप्त में रखवा देता है, जबकि जितना फ़ोन करोगे लखनऊ ही जाएगा। तो इस तरह से सुरक्षा का अधिकार हुआ, हम सबको मिल गया कि आप जाओ, पहले प्रचार किया गया, आप डरो नहीं, आप पहले पहुंचो, आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। तो पहला चीज़ तो ये मिल गया, सुरक्षा का अधिकार हो गया। दूसरा का चीज़ मिला सूचना का अधिकार। सूचना का अधिकार, तो देखो इसमें क्या हुआ, इसमें यह दे दिया गया कि आपको अगर कहीं सामान में गड़बड़ी निकले, आपकी दैनिक आवश्यकताओं वाले सामान में समस्या आई, तो आप उसकी सूचना दे सकते हो। आप थाना पर या कहीं पर कंज्यूमर नंबर आता है, तो आजकल तो टोल फ्री नंबर होता है, उस पर भी फ़ोन करके बता सकते हो कि सर ऐसी ऐसी बात है, यहाँ पे ये सामान गड़बड़ बन रहा है। तो सूचना का भी अधिकार, और उसमें भी आपका नाम गुप्त रख दिया गया कि अगर पता लगे, हो सकता है बड़े आदमी हो तो सब लोग शुरू में तो डरेंगे ही ना, 10-20 साल तक डरते हैं। परिवर्तन धीरे धीरे होता है, साम्यवादी परिवर्तन होता है, बहुत आराम से समाजवादी परिवर्तन होता है, धीरे धीरे करके होता है परिवर्तन। एक बार में कोई ऐसा नहीं कि अचानक पूरा परिवर्तन हो जाता है। अब बताओ, एक ही बार में थोड़ी सबको वैसे नॉर्मल से ले लेते हैं, अब एक दिन में सबको थोड़ी सब चीज़ें आ जाती हैं, धीरे धीरे हम सब सीखते हैं, पहले छोटे होते हैं, धीरे धीरे बड़े होते हैं। तो इस तरह से पहले आदमी डर रहे होंगे, फिर धीरे धीरे कोनो मजबूत आदमी आया होगा, घर में 10-20 लोग उसके रहे होंगे, तो कहा चलो एक लोग को मारोगे तो 10 तो है हैं। इस तरह से फिर वो अपना सूचना देना शुरू कर दिए होंगे। तीसरा का पॉइंट, अर्थात कहीं पर फैक्ट्री में अगर गड़बड़ काम हो रहा है या तुम्हारा सामान गड़बड़ है, तो आप सूचना दे सकते हो, तुरंत उस पर एक्शन ले लिया जाएगा। तीसरा का पॉइंट, चुनने का अधिकार दे दिया गया। चुनने का अधिकार, देखो इसको बहुत सिंपल भाषा में बताते हैं। देखो इसमें क्या हुआ चुनने के अधिकार में। अच्छा, अब वोटिंग की बात हो तो नहीं रही, हम तो राजनीति शास्त्र तो पढ़ नहीं रहे हैं, हम सब क्या पढ़े, अर्थशास्त्र। तो सारी चीज़ें किससे रिलेट करेंगे, अर्थशास्त्र से। नहीं तो चुनने का मतलब, अभी मैं एक उदाहरण भी दे सकता, सरकार को भी चुनने का, लेकिन इसमें सरकार से कोई मतलब है नहीं, उपभोक्ता जो लोग सामान को खरीद रहे हैं उनकी चर्चा हो रही है। तो चुनने का पहले होता क्या था कि आप गए राशन वाली दुकान पे, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, राशन कार्ड वाले कोटेदार के यहाँ, तो अभी भी ऐसे होता है। तो पता लगे कि उसके यहाँ आया, पहले आता गेहूँ, दाल वाल सब आते, गेहूँ चावल और चीनी आई, तो पता लगे तुम्हारा मन था कि हम जो है गेहूँ लेंगे या चावल ही लेंगे या चीनी, पता लगे चीनियाँ सब रख लेता था। पहले क्या होता था, रख ले, कहता था हम चीनी तुमको नहीं देंगे, अर्थात तो वो जो मन करता था वही देता था। लेकिन अब ऐसा सिस्टम हो गया, तुम्हें अगर चावल की ज़रूरत है तो लगभग चावल गेहूँ तो अब आ ही रहा, बस यही दो चीज़ आ रहे हैं। अब थोड़ा सा लोग भी एडवांस हो गए हैं, अब दोनों लगभग मिक्स कर देते, नहीं जाके कह दो मुझे गेहूँ ही चाहिए, लगभग गेहूँ ही दे देते हैं। अब इस तरह से सिस्टम हो गया, मतलब तुम्हें हर चीज़ चुनने का अधिकार मिल गया। नहीं पहले होता क्या था, आप दुकान पर गए, कोनो खतरनाक दुकान में गए, एक कंपनी, 3-4 कंपनियां एक सामान बना रही हैं, मान लेते हैं एक कोई थी मोर निरमा मान लो चल रहा है, एक चल रहा है व्हील चल रहा है, और एक चल रहा है गोमती मान लेते हैं चल रहा है, एक निरमा ही निरमा चल रहा है, पाउडर होता है, एक निरमा कंपनी, 4-5 कंपनियां चल रही। तो पहले क्या होता था, एक ही कंपनी होता था, मान लो जो कंपनी वाला ज़्यादा प्रॉफिट दे देता था, दुकानिया वाला वही रखते थे। तो तुमने कहा मुझे व्हील चाहिए, नहीं व्हील नहीं, मोर लेना हो तो लो, नहीं तो चले जाओ। तो अब तुम्हारे पास जगह जगह दुकानें हो गई, विकल्प भी तो हो गए, भैया तुम्हारे पास नहीं, हम दूसरे के वाले के पास जा रहे हैं। तो चुनने का अधिकार भी तुम सबको दे दिया गया, अर्थात उपभोक्ताओं को दे दिया गया। तीसरे के पॉइंट पे आते हैं, शिक्षा का भी अधिकार दिया गया, उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार, उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार। अब ये शिक्षा से नहीं लेंगे, देखो इसका मतलब क्या है, उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार मतलब हुआ क्या, जैसे पहले क्या होता था, तुम दुकान में गए, मुझे ये चाहिए मोर, तो मोर दे दिया, अपना लेके चले आए। अब तुम्हें ये भी अधिकार दिया गया कि अगर तुम गए दुकान पे, तुमने कहा कि बताओ मोर में क्या क्या पड़ा होता है, या आप दवाई की दुकान पे गए, आपने कहा बताओ भैया ये मुझे बुखार है, तो दवाई दे दिया, कहते बताओ इसमें पड़ा क्या क्या है। तो ये तुम्हें दे दिया गया कि सामने वाला तुम्हें बताए कि भैया इसमें पैरासीटामॉल है बुखार के लिए, दर्द के लिए आइबुप्रोफेन है, ऐसे करके बहुत सारी चीज़ें, A to Z मान लेते हैं, बी कॉम्प्लेक्स है आपकी ताकत वाकत के लिए। तो तुम्हें अधिकार दे दिया गया कि आप उसको पूछ सकते हो किसी दुकान से जो सामान लाने जा रहे हो। तो
क्लियर सी बात है, उपभोक्ता को शिक्षा का अधिकार, ये समझ में आया उपभोक्ता को शिक्षा का अधिकार। अब जबकि देखो शब्द से अलग है, शिक्षा का अधिकार मतलब उनको पढ़ने जाना है, तो बताओ उपभोक्ता कहाँ करेगा पढ़ने जाने ना, उसका काम है हर सामान के बारे में पूछ सकता है। अब तुम जाके पूछ सकते हो भैया इसमें कितना मिलावट ये किए हो, जैसे मान लेते हैं आप बर्फी लाने गए तो पूछ सकते हो भैया कितना बेसन डाले हो, कितना डाले हो। अब वो ना बताए, जबकि तुम्हारा अधिकार है, तुम पूछ सकते हो, ना बताए तो उसका काम तुम मत लो उसके यहाँ। अब तो बहुत सारे विकल्प हो गए, अब तो चुनने का अधिकार तुम्हें मिल गया, दूसरे की दुकान भी जाओ खरीद लो। तो पहले लेकिन दुकानें कम होती थी, पहले क्या बहुत सारी दुकानें होती थी, नहीं आज के 10 साल पहले जाओ धर्मगंज में दुकान नहीं थी, बहुत ना के बराबर थी, अब तो खूब ज़्यादा हो गई। तो पहले उतना अधिकार तुम्हें चुनने का दुकान ही नहीं थी, चुन ही नहीं पाते थे, मतलब एक दुकान में वही नमक खा रहे हो, वही नमक खा रहे हो, वही आप दाल खा रहे हो एक कंपनी की, वही एक कंपनी। अब बहुत सारे बाज़ार में क्या आ गया कंपटीशन, तो इसलिए अब आपको ये चुनने का भी अधिकार मिल गया और शिक्षा का भी अधिकार दे दिया गया कि आप पूछ सकते हो किसी कंपनी से। और एक चीज़ इसको नोट कर लिए थे, चलो नोट कर लीजिए फटाफट। ये आप लिखेंगे सूचना का अधिकार। शिक्षा का मतलब आपको खुद शिक्षित हो गए हो आप। अब देखो बहुत सारी ऐड या प्रचार देते रहते हैं कि भैया जाओ तो अपना रसीद निकलवा लो। अब पहले होता क्या था कि आप क्योंकि रसीद निकलवाओगे तो ऑनलाइन होगा पूरा, तो जीएसटी सब चल जाएगा, तो केंद्र सरकार जान जाएगी, राज्य सरकार ये कितने सामान इसको बेचे हैं। अब होता क्या है, पता लगे कि 30 रुपये का सामान है, आप देख रहे हो उससे 60 रुपये लिखा होता है या 50 रुपये प्रिंट रेट लिखा होता है। आप क्या करते हो, आपको 50 में बेच दिया, लेके चले आए हो। ऐसा अब नहीं करना चाहिए। अब गांव में तो अभी भी ऐसा होता है, आप बाहर सामान खरीदोगे तो तुम तुरंत उससे रसीद मांगो कि मुझे पर्ची दो काट के, बिल जिसको क्या बोल देते हैं बिल। तो बिल काटेगा तो वो तुरंत सरकार जान जाएगी कि कितने में बेच रहा है, तो वो तुमसे ज़्यादा पैसा वसूल नहीं सकता। अगर ज़्यादा वसूला तो सरकार देखी, तुरंत उसके ऊपर क्या कर दिया, आरटीआई या जो कुछ अपना सिस्टम रहता है उसको छापामारी करके ख़त्म कर सकता है, उसकी दुकान को रद्द कर सकता है। और उसके बाद अब तुम्हें भी फायदा होने लगा। अगर मान लो तुमने रसीद कटवा दिया तो वो एकदम एग्जैक्ट रेट देगा 30 रुपये वाला, जो उसके बेचने वाला मूल्य है, विक्रय मूल्य है। तो इसीलिए रसीद ले लेना चाहिए। लेकिन अपने मार्केट में उतना है नहीं, कंप्यूटर लगे नहीं। लेकिन आप यही बंसीलाल के यहाँ जाते हो कपड़ा वपड़ा लेने, तो देखना वो बदियम कपड़ों में से कट पिट करके इसे देता है, कितना जीएसटी कटा, उसमें लिखा होता है SGST CGST, मतलब सेंट्रल वाली, मतलब स्टेट वाली, तो ऐसे पूरा लिखा इतना रुपया इसका, इतना रुपया, कंप्लीट बिल नीचे इतना लिखा होता है। तो वो एग्जैक्ट उसमें वो घपलाबाजी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसको सरकार को भी वो दे रहे हैं अपना जिस हिसाब से पैसा मांग रहे हैं। इसीलिए वो देखो उनके यहाँ सामान सस्ता मिलता है हर जगह के मुकाबले। आप चले जाना वहाँ मिल्कीपुर वाले पे, तो वहाँ लगभग सस्ता मिलेगा हर जगह मुकाबले, क्योंकि वो पूरा रसीद काट के दे रहा है। तो रसीद काट के दे रहा है तो वो क्यों सोचेगा कि सरकार का ज़्यादा फायदा होगा, वो सोचेगा अपना ग्राहक बढ़ाएं, अपना उपभोक्ता बढ़ाएं, वो यही सोचेगा ना कि जिससे वो सस्ता देगा। और सस्ता दिया तो जीएसटी भी सस्ती लगी थोड़ा सा, और जीएसटी सस्ती लगी तो वैसे भी फायदा तो वही जाके इधर उधर हुआ 10-5 कम ही कमाएगा, ज़्यादा लोग आएंगे। तो उपभोक्ता के शिक्षा का अधिकार में भी दे दिया गया है ना कि आप रसीद वसीद कटवा लो, और उसके बाद आप जाओ तो उस पर एक ISI का मोहर लगी होती है, ISI की मोहर लगी। आप किसी भी प्रोडक्ट को देखोगे तो ISI GI टैग, या आप सोना लेने जाते हो तो उस पर किसका मोहर लगा होता है, क्या बोलते हैं उसको, अरे जो सोना लेने जाते हैं तो उस पर एक मोहर लगी होती है, उसमें भी ध्यान नहीं आ रहा है उसका, एग मार्क ना, एग मार्क ही शायद बोलते हैं उसको, उसमें मोहर लगी होती है। अब सोने में भी उसको भी देख खरीदना चाहिए। अगर मोहर लगी है तो मान लेते हैं लगभग ये 20 कैरेट का सोना है, 20-22 लगभग 24 कैरेट का शुद्ध सोना होता है। लेकिन 24 कैरेट वाला एकदम मुलायम होगा, वो आप पहन ही नहीं सकते, टूट जाएगा तुरंत। इसीलिए उसमें थोड़ा मिलावट करके 22 कैरेट का सोना एकदम शुद्ध सोना मौके पर माना जाता है। नहीं तो आप तो बहुत सारे सोने में मिलावट करते थे। धर्मगंज बाज़ार की हालत बहुत ख़राब है, सोने में बहुत मिलावट करते हैं, बहुत अधिक मात्रा। इसका सोना कहीं ले जाओगे तो पता लगे मौके 50,000 रुपये 10 ग्राम है, तो वहाँ वाला लेबे नहीं करेगा, पहले चलेगा लेगा भी 10,000 20,000 मिलेगा, बस इतना गड़बड़ सोना बेचते हैं। धर्मगंज बाज़ार का सोना बहुत गड़बड़ है। तो उपभोक्ता को शिक्षा का तो कभी भी जाओ तो आप मोहर वगैरह देख लो ना, FSSAI वाली मोहर देख लो, फूड स्टाफ वाली, जो आप कोई पीने खाने वाली चीज़ लोगे तो उसमें FSSAI लिखा मोहर लगी होती है या लिखा होता है, इसके द्वारा प्रमाणित, FSSAI ऐसे करके लिखा होता है, उस पूरा मोहर लगी होती है। आप देखना हर जगह पे जो खाने पीने वाली चीज़ रहेगी उसमें ये चीज़ रहेगी। जो खाने वाली चीज़, जैसे दाल लाने गए आप पैकेट में, एनी चीज़, बाबा रामदेव मैगी लाने गए तो उसमें इस तरह के मोहर लगे होंगे। ये चेक करके देता है, इसलिए ये सब ध्यान देना जरूरी है। तो ये शिक्षा का अधिकार इसीलिए उपभोक्ताओं को दिया गया कि इनको सिखा दो हर चीज़ के बारे में।
इसको नोट कर लिया। अगली हेडिंग डालेंगे उपभोक्ताओं के शोषण के कारण। अब उपभोक्ताओं का शोषण भी तो होता है, अभी भी होता है। होता क्या, 30 रुपये का मूल्य लिखा रहेगा, 60 रुपये में बेचने के हिसाब से उपभोक्ता क्या हो रहा है, शोषण ही तो कर रहे हैं, पैसा वसूल रहे हैं जबरदस्ती। शोषण मतलब उसे जबरदस्ती लेना, तुम समझ ना पाओ लेकिन वो अपना जैसे 30 रुपये का सामान है, 60 रुपये में बेच रहे हैं, पता लगे रेट 60 रुपया लिखे हुए हैं, कितना रुपया लिखे हुए हैं, 60 रुपया। अब पता लगे तुम भी 60 रुपये, अब तुम्हें क्या पता कितने में भैया, उसमें शेयर 60 लिखा ही है, तो एक हिसाब से तुम्हारा शोषण हुआ, अर्थात तुम्हारा पैसा का क्या क्या नुकसान किया हो, तो इसी क्या बोलते हैं, शोषण करना। तो उपभोक्ताओं के शोषण के कारण, वास्तव में इनका शोषण होता क्यों है, उपभोक्ताओं के शोषण के कारण, शोषण के कारण देखो क्या कारण है इसके। एक तो नॉर्मल सी चीज़ है कि लोग पढ़े लिखे कम होते हैं, कुछ तो इससे भी है ना, जैसे कुछ लोग जाओगे तो हम सबको पता है कि रसीद लेनी है लेकिन मांगेंगे नहीं, कहेंगे चलो सही है दे रहे होंगे जब सबको दे रहे हैं। तो पहला चीज़ तो यही हो गया, शोषण में सबसे बड़ा कारण तो यही हो गया ना कि आप जो है गए, आपने उससे कंप्यूटर बिल ही नहीं मांगा और इससे सामान जितने दिया लेके चले आए, तो अब वो तुम्हें पता भी नहीं लगा कितना क्या पैसा वसूला, कितना शोषण किया तुमसे। तो पहले ये चीज़ है कि हम सब शिक्षित होते हुए भी इन सब चीज़ों का ध्यान नहीं देते हैं, तो सबसे पहला कारण यही हो जाता है। तो पहला कारण हम सब लिखेंगे, पहला तो लिख लेंगे सीमित सूचना। अभी क्यों ऐसा होता है इसके बारे में पहले लिख लेंगे, नहीं पॉइंट करके लिखेंगे, उपभोक्ताओं के शोषण के कारण, इनके क्या क्या कारण है जो इनका शोषण होता है। सीमित सूचना, सीमित सूचना, पहला कारण क्या है, सीमित सूचना। सीमित सूचना मतलब ये पूरा प्रोडक्ट वाले जानकारी ही नहीं देंगे, कि जैसे जो कंपनी बना रहे हैं उसको क्लियर जानकारी ऐड वर्ड देना चाहिए, भैया ये इतने का सामान है, हम इनको इतना % डिस्काउंट कर रहे हैं, इनको इतने में बेचना है, इस तरह से दे देना चाहिए। जबकि इस तरह से अभी सिस्टम नहीं है, हम सबके पास एक लिमिट है बस सूचना के बारे में। पता लगे जा रहे हैं कपड़ा लेने, बस थोड़ा सा जैसे वीवो फ़ोन लेने जाना, बस ये जानते हैं वीवो फ़ोन बहुत अच्छा होता है, बस इतना ही जानते हैं। वो कितना ठग रहा है, क्या कर रहा है उसके बारे में, उसके एकदम डिटेल की जानकारी हम सबको नहीं दी जाती है। बस ये रहेगा, पता लगे वोडाफोन, कहेंगे वोडाफोन हमारी सिम सबसे तेज नेटवर्क देती, एयरटेल वाला भी आ गया सबसे तेज, ये नहीं देगा क्यों ऐसा दे रही है हमारी स्पीड, ये भी देना चाहिए ना। अर्थात सूचनाओं को क्या कर दिया, एक लिमिट कर दिया। इसीलिए सबसे बड़ा शोषण तो यही कारण हो गया कि सूचनाएं हम सबके पास सही रूप में नहीं पहुंच पाती हैं। अर्थात सूचनाओं का क्या है, एक लिमिटेशन है, एक सीमित रूप में है। तो सबसे पहला कारण तो यही हो गया शोषण का, जिसकी वजह से हम सब क्या हो रहे हैं, शोषित हो रहे हैं। दूसरा का, अरे हम ही सब तो हैं एक हिसाब से उपभोक्ता ना, अब इसका मतलब हम सब कह रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कोई दूसरा है, मतलब हम ही सब है ना, जितने लोग खरीद के खा रहे हैं सामान को, वही क्या उपभोक्ता है। तो दिमाग में रखे रहेंगे। अगला पॉइंट है सीमित आपूर्ति। अब तो लगभग ये थोड़ा सा कम हो गया है, लेकिन अभी भी है इसकी मार्केट में सीमित आपूर्ति। अब सीमित आपूर्ति की मतलब कि बहुत सारे सामान ऐसे हैं जो हमें ज़रूरत बहुत होती है, लेकिन वो हम सबके पास सही रूप में नहीं पहुंच पाते। जैसे कोरोना के समय पैरासीटामॉल की कमी देख रहे थे, दुकान पे बुखार की दवाई ही नहीं मिल रही थी कोरोना का। तो इससे क्या हुआ, अर्थात जो हम सबके पास पूर्ति पूर्ण रूप में होनी चाहिए थी वो वास्तव में नहीं हो रही, अभी भी नहीं होती है। बहुत सारे सामान ऐसे हो तो कहते हैं ठीक है कल हम खरीद के लाएंगे, उसको दे देंगे। बहुत सारे सामान, तो बहुत सारी, इसीलिए उन सबको में क्या है, अभी लिमिटेड चीज़ें हैं, अभी अधिक मात्रा में सामान नहीं पहुंच पा रहे हैं हम सबके पास, ग्रामीण क्षेत्रों में खासकर। लेकिन ये लगभग अब कहानी थोड़ा सा ठीक ठाक हो गई है। अब लगभग हर जगह बहुत सारे कंपनियां अपना जगह जगह ऑफिस खुलवा के वहीं पे गोदाम डलवा के बिचवा रहे हैं। तो ये थोड़ा सा अब इस समय मौके पर कम हुआ है। आगे लिखेंगे, इसका मतलब समझ लगे कि पूर्ण रूप से हम सबके पास पूर्ति नहीं पहुंच पा रहा, अर्थात जो सामान मुझे ज़्यादा ज़रूरत है वो सामान सही रूप में नहीं पहुंच पा रहा है। ऐसा होता, जैसे होता नहीं, हम सब बिस्कुट खरीदने गए, हम सबके दिमाग में है हमें 2020 या ब्रिटानिया का बिस्कुट लेना। आप गए तो क्योंकि ब्रिटानिया में फ़ायदा कम होता है, कम जो ये ला के बेचते हैं, तो आपसे कह दिया कि लो अनमोल जी ले लेते हैं ना। ऐसे जो ऐसा बिस्कुट दे देंगे कि तुम्हें पता ही नहीं नमो है, ऐसा करके दे दे। तो वास्तव में क्या हुआ, एक हिसाब से देखा जाए वो आपूर्ति हुई कि नहीं हुई, तुम गए तुम्हें नहीं मिला, एक हिसाब से क्या होगा, क्योंकि वो लिमिटेड चीज़ें आ रही हैं, लिमिट में एक आ रही हैं, जबकि थोड़ा सा उसको बढ़ाना चाहिए जनसंख्या के हिसाब से, और जनसंख्या तो बढ़ ही रही। आगे लिखेंगे सीमित प्रतिस्पर्धा। सीमित प्रतिस्पर्धा, प्रतिस्पर्धा की अंग्रेजी क्या होती है, कंपटीशन ना।
प्रतिस्पर्धा की अंग्रेजी, आप प्रतिस्पर्धा बोल दे चाहे ना भी समझ में आए, लेकिन कंपटीशन बोल दे थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा कि वास्तव में क्या चीज़ ये है। तो इसको समझ लेंगे। सबसे अधिक शोषण तो इसके लिए सबसे अधिक शोषण हो रहा है, क्योंकि हम सबके पास पता लगे एक कंपनी है वही खूब बेच रही है। अगर यही एक, जैसे किसी मार्केट में बताओ, अब पहले एक कपड़ा की दुकान थी तो मन मुताबिक जितना मर्जी उतना आपसे पैसा वसूल लेता था, क्योंकि मजबूरी हो तुम्हें वहीं जाना है। अब बहुत सारी दुकानें हो गई तो पता लगे वो सोचता है अगर कहीं मैंने ये सामानों को सस्ता दे, मतलब महंगा दे दिया, तो दूसर की दुकान अब जाएगा तो सस्ता दिया दोबारा हमारे यहाँ आएगा ही नहीं। तो लेकिन पहले ये ज़्यादा, अब ये ज़्यादा चीज़ें हो गई हैं ना, अब तो थोड़ा सा प्रतिस्पर्धा बढ़ गई है, इसलिए हम सबके पास क्वालिटी वाले सामान पहुंच पा रहे हैं। पहले ऐसा नहीं होता था, अर्थात आपके पास कंपटीशन क्या थे, कम थे। जैसे पार्ले जी भी अभी देखो अभी वही चल रहा है, जैसे बिस्किट बहुत कम में, लगभग पार्ले जी 20 यही खूब चल रहा है। और बाकी क्योंकि कंपटीशन है ही नहीं। अभी यही ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत सारी फैक्ट्रियां खुल जाएं बिस्कुट की, कोई जैसे मान लेते हैं अनमोल जी अनमोल बनाने लगे, प्रियांशु बनाने लगे, दुबे जी दुबे बनाने लगे बिस्किट का नाम, तो बताओ कंपटीशन बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा? कंपटीशन बढ़ जाएगा तो जिससे हम सबके पास क्या आ जाएगी, क्वालिटी वाली चीज़ें आ जाएंगी, तो जिससे शोषण कम होगा। लेकिन अभी कंपटीशन कम है इसीलिए शोषण अधिक हो रहा है। क्लियर सी बात है। अब तो पार्ले जी वाला बिस्कुटवा क्या कर दे रहा है, छोटा करते चला जा रहा है ना। पहले अब 2 रुपये वाला बिस्कुटवा पता ही नहीं लगता 2 रुपये वाला है, कहीं फेंक दो पता ही नहीं लगेगा। और उसके बाद 5 वाला भी, जैसे जितना पहले 2 रुपये का था शायद उतनी बड़ी पैकेट अब 5 वाली देने लगा, इस तरह से ना। तो अब तो अलग अलग कंडीशन हो रही। फिर आगे लिखेंगे साक्षरता कम होना, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हर चीज में कहीं पर अगर शोषण की बात आ जाए तो एक पॉइंट दिमाग में रखे रहना, शोषण तभी होगा जब हम सब साक्षर कम होंगे, अर्थात पढ़े लिखे कम होंगे, तभी शोषण कर सकता है आदमी। और नहीं तो अब बताओ अच्छे से तुम पढ़े, तुम्हें पता है कि रसीद कटवाना है, तुम्हें पता है ISI देखना है, तुम्हें पता है फूड वाले में FSSI वाला मोहर देखना है, एक मार्क देखना है, सब जब तुम्हें एकदम क्लियर रहेगा तो बताओ सामान शुद्ध मिलने लगेगा कि नहीं मिलने लगेगा? हम सब साक्षर होते हैं लेकिन रट्टू वाले हो जाते हैं, जाएंगे पता, जैसे हमें ही सबको पता है लेकिन अब कौन जाए 3-5 करे ना। लेकिन इसीलिए मैं लगभग उसी दुकान में जाता हूँ जहाँ बिल देते हैं, जैसे कपड़ा लेना होता है तो वहीं जाते हैं, उसके बाद बहुत सारी चीज़ें बाकी लोकल चीज़ों में लेना होता है तो यहाँ तो चल जाता है, यहाँ बिल तो कटवे नहीं करेंगे। वैसे भी ये कहेंगे बिल काट देंगे तो इसमें मेरा नुकसान है, तुरंत कटवाओ। तो सबसे अगर कहीं पर शोषण की बात आ जाएगी किसी भी चीज़ की तो समझ लेना, एक पॉइंट याद रखना कि पढ़ा लिखा कम होना ये भी एक शोषण का बहुत बड़ा कारण है। क्लियर सी बात है, तो इसको याद रखे रहेंगे, साक्षरता कम होना। शोषण माने वही, जैसे 30 रुपये का सामान मान लेते हैं, उसको बेचना चाहिए, उस पर प्रिंट छाप दिया 50 रुपये का, और तुम गए खरीदने और तुमको कितने में दे दिया 50 रुपये, कितना रुपये का शोषण किया 20 रुपये का शोषण, अर्थात तुम्हें नुकसान पहुंचाना, वही क्या कहलाएगा, शोषण कहलाएगा। तो साक्षरता कम होना सबसे बड़ा कारण तो यही मैं मान लेता हूँ कि साक्षरता कम होना शोषण का सबसे बड़ा कारण यही है। और बाकी अगर आप साक्षर हो गए तो कहानी क्या है, शोषण तो कोई इतना आसानी से कर ही नहीं सकता। सब मुहर बिल देख रहे हो तो कहाँ से कर पाओगे, क्वालिटी वाला सामान लोगे आराम से। लेकिन अभी हम सबके पास साक्षरता कम है, तो नोट कर लिया इसके। अब अगला पॉइंट जैसे अब हो गया, पहला तो हो गया अधिकार हो गए, शोषण हो गया, अब उसके बाद कुछ कर्तव्य भी तो रहेगा हम सबको। ऐसा थोड़ी पता लगे प्रोडक्ट अच्छा है जाकर धरना देने लगे, सारा जलाने लगे, दुकान उकान फूंकने लगे कि ये पार्ले जी गड़बड़ है। तो इसके भी कुछ कर्तव्य हम सबको दिए गए कि वास्तव में जब सही चीज़ें हैं तो हमें सही, उसको सही मानना चाहिए। कर्तव्य यही होगा ना, जो सही चीज़ें उसको सही मानो। ऐसा नहीं पता लगे पार्ले जी बढ़िया ब्रांड बना रहा है, तुम पहुँचे कहते अब पता लगे एक तुम ही पहुँचे हो, बाकी सब कह रहे हैं अच्छा है, तुम्हें पूछो कहते बहुत गड़बड़ है, ये बहुत बेकार, हम इसको जलवा देंगे, कंपनी ये वो कर देंगे, जाग फर्जी में चिल्ला रहे हो, पता लगे 2-4 घंटा आप ले लिए, शांत हमारे बैठ गए, ऐसे होता है। तो लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए ना, और जो चीज़ शुद्ध है तो इसीलिए कहा गया कुछ कर्तव्य भी हम सबको दिए गए कि वास्तव में ऐसा नहीं करना है। तो लिखेंगे उपभोक्ताओं के कर्तव्य। इससे प्रश्न खासकर क्या आएगा, उपभोक्ता क्या होते हैं, उपभोक्ताओं के शोषण के कारण क्या होते हैं। यही 2 प्रश्न जितनी बार आया है यही आया है। शोषण का कारण तो एकदम क्लियर है, किस लिए शोषण हो रहा है, और उसके बाद ये क्या होते हैं उपभोक्ता, ये भी क्लियर है। यही 2 चीज़ आया है, जब आया है यही आया है इस चैप्टर से। और फिर अगला लिखेंगे उपभोक्ताओं के कर्तव्य। उपभोक्ताओं के कर्तव्य, उपभोक्ताओं के कर्तव्य, उपभोक्ताओं के कर्तव्य।
अब देखो तुम्हारे कर्तव्य क्या है, क्या करना चाहिए। तो वही जो शोषण के कारण थे उसी का उल्टा क्या हो जाएगा, कर्तव्य हो जाएगा। तो पहला काम हम सबका क्या रहेगा कि हम सब जाएं। तो पहली चीज़ तो वहाँ पे पहुँचे, तो अगर वो नींद लगने लगी तो दवा ववा खा रहे, तुम्हारे बहुत दिन से बुखार लग रहा है, कहा हुआ बुखार तो बहुत दिन से है ना, जांच वाँच करवाओ बस। वैसे ही साक्षरता कम वाला कहानी अंदाज हुआ है। दूसरे दिन से दवाई चल रही है। कितने दिन से दवाई चल रही है सर जी? कितने दिन से? 1 महीना। बुखार की? बुखार की नहीं। अच्छा चलो ठीक, कोई बात नहीं। तो बुखार तो दवा से भी बुखार आ जाता है ना, अगर कोई दवा भी खा रहे हो उससे भी बुखार आ जाता है। तो देखो पहला काम हम सबका कर्तव्य क्या है, हम सब वहाँ पहुँचे दुकान पे, उससे रसीद वसीद कटवा लें, अगर हो सके तो गारंटी कार्ड भी ले आएँ कि जैसे कि भैया ये अगर गड़बड़ निकला तो मुझे अपना मोहर साइन करके दो, बदी हम तुम्हें को लतियाएँगे सही ढंग से। तो गारंटी कार्ड भी ले लेना चाहिए। तो पहला पॉइंट लिख लेंगे कि कोई भी सामान खरीदते समय, कोई भी, पहला पॉइंट लिखेंगे कोई भी सामान खरीदते समय, हाँ उपभोक्ताओं के कर्तव्य में पहला पॉइंट, कोई भी सामान खरीदते समय, और इसको रटना बिल्कुल नहीं है। अगर रटने की कोशिश किया तो रट नहीं पाओगे, या तो इतनी बड़ी क्षमता और रट डालो सारा, तब तो मान लेते हैं चलो बहुत बढ़िया, लेकिन रटोगे परीक्षा ले भूल जाओगे, परीक्षा भी टाइम तक है। और याद रखना जो लिखाया गया इसको रिवाइज भी करते रहना है। संडे के दिन जैसे आज केवल यही रिवाइज करो बैठ के घर पे, इस तरह से, नहीं पता लगे पीछे वाला सब भूल जाओगे। मुझे पता है ये बहुत जल्दी भूल भी जाता है, तो इसको रिवाइज करेंगे, दिमाग में सेट रहेगा, मेरी बातें भी कुछ कुछ याद आ जाएंगी। तो सामान खरीदते समय उपभोक्ताओं को सामान की गुणवत्ता अवश्य देखनी चाहिए। सामान की गुणवत्ता अवश्य देखनी चाहिए, अवश्य देखनी चाहिए। यदि संभव हो तो गारंटी कार्ड अवश्य ले लेना चाहिए। यदि संभव हो तो गारंटी कार्ड भी अवश्य ले लेना चाहिए, अवश्य ले लेना चाहिए। दूसरा का पॉइंट, खरीदे गए सामान व वस्तु की, सामान व सेवा लिख लो, क्योंकि सामान मतलब वही हुआ, सामान व सेवा की रसीद अवश्य लेनी चाहिए, अवश्य लेनी चाहिए। देखो इसका मतलब क्या, सेवा का मतलब थोड़ा समझा दे। सेवा मतलब जैसे मान लेते हैं आप बस पे सफ़र कर रहे हो, आपने अगर रसीद कटवा लिया तो बीच में दोबारा कह नहीं सकता किराया नहीं दियो। पता लगे तुमसे पैसा ले लिया, आधी दूर वो अपने एरिया में पहुंचा, कह रहा है तुमने किराया नहीं दिया है, तो बताओ तुम्हारे पास क्या प्रूफ है प्रूफ नहीं है ना। और वही रसीद अगर काट के दे दिया या टिकट काट के दे दिया, बस पे भी टिकट दे देते हैं, टिकट काट के दे दिया तो तुम्हारे पास प्रूफ हो गया कि लो ये टिकट दिए थे। और ज़्यादा करोगे तभी उपभोक्ता अधिकार का नियम लगा देंगे तुम्हारे ऊपर, फ़ोन ऑन करके सूचना दे के सही कर देंगे तुमको। तो सेवा का मतलब समझ में आया ना। और सामान कोई भी खरीदिए तो रसीद अवश्य ले लो, अगर संभव हो तो ऊपर तो गारंटी कार्ड भी लेना है। अगला पॉइंट लिखेंगे, डरो नहीं, इतना आसानी से नहीं करता है। अपनी वास्तविक समस्या की शिकायत अवश्य करनी चाहिए, अपने वास्तविक समस्या की शिकायत अवश्य करनी चाहिए।
इसका मतलब क्या है? अपनी वास्तविक समस्या की शिकायत अवश्य करनी चाहिए। इसका मतलब यह है अगर सामान गड़बड़ है तो शिकायत पक्का करो। ऐसा सोच के मत बैठो कि चलो ठीक है कोई आज कोई बात नहीं। हो सकता है वो बहुत बेकार चीज़ है, तुमने खाया तुम नुकसान हो गया, तुम बैठे हो शिकायत नहीं किए, कितने हजारों करोड़ों लोग खा सकते हैं उसी सामान को, तो उनको भी तो नुकसान हो सकता है मर ही जाए। बताओ 1 करोड़ लोग एक साथ मरना शुरू कर देंगे तो समस्याएं तो खड़ी हो जाएंगी ना। इसीलिए ज़रूर करो। अगर कोई सामान में दिक्कत है तो तुम्हें कोई समस्या लग रही है तो उसको तुरंत आप क्या कर दो, कंप्लेन कर दो कि सर ऐसी ऐसी बात है, इस सामान में मुझे समस्या लग रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अपनी वास्तविक समस्या की शिकायत क्या कर देना, तुरंत कर देनी चाहिए, अवश्य करनी चाहिए। अगला लिखेंगे ISI तथा एगमार्क निशानों वाला सामान ही खरीदें। ISI तथा एगमार्क अभी बता रहे हैं, एगमार्क निशानों वाला सामान ही खरीदें, वाला सामान ही खरीदें। देखो एक मार्क होता क्या है, एक मार्क के बारे में पहले बता देता हूँ। वास्तव में एक मार्क होता क्या है। देखो आप सोना वोना खरीदने जाते हो, सोना चांदी अगर खरीदने जाते हो तो वहाँ पे सोने में आप देखोगे कि उसमें एक मार्क बना होता है, सोने में एक मार्क बना होता है। उसमें तुम्हें नहीं, जैसे उससे पूछोगे कहोगे एक मार्क दिखाओ इसमें, तो वो दिखा देगा कि उसमें ऐसे सोने में हल्का सा ऐसे वहाँ पे डिजाइन टाइप में ऐसे बना रहेगा, थोड़ा मार्क लगा होगा, कितना भी पतला सोना क्यों ना हो उसमें वो निशान बना रहेगा। ISI मतलब होता है इंडियन स्टैंडर्ड्स, इसका फुल फॉर्म लिख लेंगे इसी के आगे। इसमें जगह है इधर, अगर इधर 2 लाइन में लिखे होंगे इसको तुम सब तो उसी आगे जगह हो। तो ISI का फुल फॉर्म होगा इंडियन, आई से तो इंडियन ही हो जाएगा, इंडियन स्टैंडर्ड्स, ये लिखा गया स्टैंडर्ड्स, इंडियन स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूशन मार्क, इंस्टीट्यूशन मार्क। तो फुल फॉर्म याद रखना, इसका फुल फॉर्म पूछ लेता है कभी कभी, इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन मार्क, इसका फुल फॉर्म याद रखना, ये कभी कभी पूछ लेता है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, 1 नंबर में बहुविकल्पीय में क्या करेगा, पूछ लेगा। और पूछता ज़रूर है, एक फुल फॉर्म ज़रूर पूछ लेता है तुम्हारे में, हमेशा पूछ लेता है। कभी कंप्यूटर के बारे में पूछ लेता है, कभी क्या कभी क्या। तो इसको याद रखेंगे, ISI मतलब इंडियन स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूशन मार्क होता है वो। इसका मतलब ये होता है कि सामान की गुणवत्ता की जांच करता है। जैसे मान लेते हैं आपका बिस्किट बना तो उसकी जांच कौन करेगा, ISI। अगर इसने मुहर मार दिया तो मान लेना ये वस्तु कैसी, स्टैंडर्ड है, शुद्ध वस्तु है। अगर मार्क नहीं मारा तो समझ लेना कि ये वस्तु कैसी है, खराब है। समझ में आया ये चीज़, इसको ये मार्क लगाता है उसमें कि आपकी वस्तु शुद्ध है, दे दिया ठप्पक सही हो गया, इस तरह से इसमें होता है। तो समझ में आया। तो इनको ISI तथा इसके निशान को जरूर देखना। आप कोई भी सामान लोगे तो उसमें ISI का निशान लगा होता है, यहाँ तक इसमें भी लगा होगा, कहीं पर इसमें भी लगा, हर जगह लगा होगा वो, कहीं पे आप कहीं देखना लगा होगा वो, हर जगह लगभग मिलेगा तुमको। ऐसे क्या करके इस तरह से बना होता है, आप देखना I फिर S I करके ऐसे करके कुछ गोला टाइप में से बना देता है, डिजाइन में बना देता है लगभग। हाँ वो देखो उधर, तो लगभग वो मार्क बना ही देता है। तो चलो उसको देख लेंगे घर पे, आप सब देख लेना ना। तो इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन मार्क होता है, इसका मतलब क्या है कि वो एक इंस्टीट्यूट होगा, वो क्या करेगा, मार्क लगा देगा। अब उधर ध्यान नहीं, उसको क्या समझ रहे हो, अब उसको देख लेना घर पे। नहीं दवा देखना, उसमें ISI का मार्क कभी कभी लगा दिखेगा, और जितनी भी आपकी विटामिन की गोलियाँ आएंगी उसमें FSSAI का भी मार्क लगा। हाँ लगभग कई जगह रहेगा। उसका मतलब क्या, गुणवत्ता दे दिया कि एकदम स्टैंडर्ड लेवल का है ये आपका सामान। लेकिन अब इसको भी पैसा वैसा दे के थोड़ा सा कंपनी वाले क्या करते हैं, निपटा देते हैं, हर जगह पैसा ही, लेकिन लगभग तो कुछ ना कुछ तो सही हो ही जाएगा अगर मार्क लगा हुआ है तो। अब एक और लिखेंगे, अपने अधिकारों की जानकारी अवश्य होनी चाहिए। ऊपर मैं लिख दे रहा हूँ कि यहाँ पे आ जाएगा, आ जाएगा, यहीं पे लिख देता हूँ, अपने अधिकारों की
जानकारी अवश्य होनी चाहिए, अवश्य होनी चाहिए, अवश्य होनी चाहिए। और आवश्यकता पड़ने पर, और आवश्यकता पड़ने पर, और आवश्यकता और आवश्यकता पड़ने पर उन अधिकारों का प्रयोग भी करना चाहिए, उन अधिकारों का प्रयोग भी करना चाहिए, प्रयोग भी करना चाहिए। इसका कहने का मतलब यह है कि तुम्हें अपने अधिकार के बारे में कंप्लीट जानकारी होना चाहिए और जब ज़रूरत पड़े उसको तुरंत आप उसका प्रयोग कर लो। ऐसा नहीं सामान गड़बड़ बैठे हो मुंह बनाए के कह दो चलो ठीक है हम मरे तो सबको ले चले। जैसे इस समय रूस और यूक्रेन में यही समस्या है ना। और रूस का ऐसा कंडीशन हो गया है कि वो एक ऐसा कंट्री है कि वो जिस दिन चाहे पूरे देश को ख़त्म कर सकता है। हर देश के हर कोने पे वो अपना सिस्टम सेट कर रखा है, मिसाइल को लगा रखा है, एक बटन दबेगी पूरा विश्व क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो रूस यही कहता है अगर रूस नहीं तो पूरी दुनिया भी नहीं होनी चाहिए। इसीलिए रूस पे देखो लड़ाई हो रही है रूस यूक्रेन की, बीच में कोई नहीं जा रहा है। सोच रहा है अगर रूस को मार दिए समस्या खड़ी हो जाए, तुरंत बटन दबा। वो एक एक इंच ज़मीन नाप के मिसाइल सेट किया हुआ है। ये पूरा ज़मीन नपवा लिया है, नपवा के देख लिया कि ये मिसाइल हमारी 1000 किलोमीटर तक को ख़त्म करेगी। इधर टांग दिया ये 10,000 किलोमीटर। ऐसे पूरा वही एक देश है जो पूरे देश को एक सेकंड में ख़त्म कर सकता है रूस। इसीलिए देखो उसकी तरफ से कोई उसके एंटी में जा नहीं रहा। बोल सब रहे हैं कि गड़बड़ कर रहा है गड़बड़, लेकिन कोई अटैक नहीं कर रहा है उसके ऊपर। जबकि 30-30 देश नाटो में शामिल हैं। उनको चाहिए कि एक साथ मिलकर, जब उनको अधिकार है किसी एक को मारेंगे तो सब लोग मारेंगे उसको, लेकिन वो ऐसा नहीं कर रहे हैं क्योंकि पता अगर रूस को हमने कुछ डिस्टर्ब किया तो ये तुरंत ख़त्म कर देगा पूरी दुनिया को। ऐसा नहीं कि जिससे लड़ाई है वही ख़त्म होगा, हम सब भी क्या हो जाएंगे, तबाह हो जाएंगे, पूरी पृथ्वी नष्ट हो जाएगी। क्योंकि उसका पुतिन का कहना ही है कि अगर रूस नहीं तो विश्व में कोई भी देश नहीं होना चाहिए। और वास्तव में हम सब भी देखेंगे अगर भारत नहीं तो हम किसी को जीने नहीं देंगे, आओ लड़ो हम भी मारेंगे, ऐसा हम सब भी कहेंगे ना। लेकिन हम सब के पास कुछ है ही नहीं, मुंह है, मुंह से बोल देंगे, लेकिन उसके बाद मुंह नहीं है, वो सब सेट कर रखा है, इसीलिए कुछ बोलता नहीं है। इसीलिए वो सोच रहा है कोई और बीच में कूदे, क्योंकि पुतिन लगभग 75 से 80 साल का हो गया, अब मरने की कंडीशन पे है। सोच रहा है हम मरें तो सबको ले डूबे, जैसे होता नहीं हम जाएं ले जाएं सनम वाला कहानी ना, यही होता है हम मरेंगे तुमको भी मार डालेंगे। तो ये समझ में आता पहला क्या अधिकार है कि सामान खरीदते समय हमें उसकी गुणवत्ता अवश्य देख लेनी चाहिए। ऐसा ना अगर हो सके क्या ले लो, गारंटी कार्ड। ऐसा ना पता लगे तुम सामान ले देख रहे हो कि एकदम घर उठा ले, बहुत बार ऐसे होता है तुम घर से उठा लाए सामान, उसके बाद होता क्या है तो वो पता लगे गड़बड़ सड़ा घुला मिल जाता है कि नहीं, तो पता लगे तो कहाँ वापस करें, ये मतलब कहाँ जाएं बाजार इस। लेकिन तुरंत जाना चाहिए, तुम्हारा अधिकार है। कोई भी चीज़ गड़बड़ मिला तुरंत पहुँचो दुकान के पास, बोल दो भैया ये गड़बड़ है मुझे दूसरा दो। ये मत सोचो हमारे यार खास व्यवहारी हैं वह, अब जाएंगे दोबारा फिर थोड़ा सा अच्छा नहीं लगेगा, ऐसा नहीं सोचना। सामान में बिल्कुल व्यवहार नहीं, क्योंकि पैसा खर्च कर रहा है कौन, उपभोक्ता। पैसा किसका खर्च रहा, तुम्हारा सबका। तो तुम सब अब जो देने वाला है गड़बड़ दिया, दोबारा उसके पास जाओ फेंक दो ही मुंह पे, तुरंत नया लेके आओ। क्लियर सी बात। तो वही कह रहा है उसकी गुणवत्ता वहीं पे देख लो, खासकर जैसे लाओ देख लो चेक कर लो, ठीक है ले आओ, नहीं तो फेंक। ऐसा नहीं, इतना विश्वास नहीं उठा के लाए पन्नी में घर पे फेंक दिए, पता लगे घर पहुँचे तो घर वाले भी थोड़ा शुरू कर दिए अपना राम कथा ना। तो इसलिए थोड़ा राम कथा से बचना चाहिए। फिर उसके बाद कह रहा है खरीदे गए और गारंटी कार्ड ले लो, तब तो तुम्हारे पास अब प्रूफ ही रखा हुआ है कि भैया देखो ये है, तुमने ये गड़बड़ दे दिया था, पन्नी में पैकेट दे दिया था, बादाम खरीदे तो इतना महंगा 1200-1500 रुपये का, और तुमने क्या कर दिया, गड़बड़ दे दिया। ये देखो गारंटी कार्ड है हमारे पास, ये अगर इसको बदलो नहीं तभी क्या करते थे, जाते हैं कंप्लेन करने जाते हैं। तो दूसरी की चीज़ और देख लीजिए, कह रहा खरीदे गए सामान व सेवा की रसीद अवश्य लें। कोई भी सामान खरीदो रसीद जरूर ले लो,
कहीं अपने यहाँ तो है नहीं, बाकी बाहर सिटी में हर जगह तुम्हें मिलेगी। छोटा सामान 10 रुपये का भी ले गो तुरंत रसीद काट के दे देता है हर जगह अब लगभग बड़ी, अब वो भी बड़ी दुकानों पे। ऐसा नहीं पता लगे गुमटी लगा के पान वाला बैठा है, पता लगे दिन भर 500 रुपया कमाई है उसका, और पता लगे 35,000 का लैपटॉप लेके बैठा है, तो फिर उसका कुछ मतलब ही नहीं निकलेगा ना। बड़ी दुकानों पर खासकर होता है, दोहरा पान इस छोटे मोटे दुकान पर नहीं होता, बड़ी दुकान पर होता है। और उसके बाद कह रहा है कि रसीद अवश्य लेना। फिर कह रहा है अपनी वास्तविक समस्या का शिकायत अवश्य करना। अगर तुम्हें सामान से दिक्कत है तो वही मैं कह नहीं रहा, अगर गड़बड़ है ये मत सोचो हमारे यार दोस्त हैं रहने देते हैं, ले तुरंत ले जाओ दुकानदार के पास, उसको दो, कह दो भैया ये तुम्हारा सामान गड़बड़ था। तो उसके बाद अब नहीं बैठे रहोगे, पता लगे हो सकता है कितने लोगों को गड़बड़ बेच दे वही आदमी, कम से कम वो हो सकता है वो भी ना समझ रहा हो ना कि ये सामान गड़बड़ है, तो कम से कम तुमने बताया तो देखा हाँ ये तो वास्तव में गड़बड़ है, तो तुरंत जाके कंपनी के ऊपर कंप्लेन करेगा। तो इसलिए तुरंत शिकायत कर देना चाहिए अगर कोई सामान दिक्कत में है। ये हम सबका क्या कर्तव्य है कि नहीं है कि ये करना चाहिए। फिर उसके बाद ISI और एक मार्क को भी देख लेना चाहिए, इन दोनों निशानों को भी देख लेना चाहिए। फिर कह रहा है अपने अधिकार की जानकारी अवश्य होनी चाहिए, अपना क्या क्या अधिकार है वो सारे अधिकार, जैसे ऊपर लिखा गया था चुनने का अधिकार, सूचना, ये पूरी जानकारी तुम्हें होना चाहिए। फिर उसके बाद कह रहा है आवश्यकता पड़ने पर क्या कर दे उसका प्रयोग भी कर सकते हो आप, कर देना चाहिए, कर नहीं सकते हो कर देना चाहिए तुरंत, अगर गड़बड़ है तो गड़बड़। तो इसको नोट कर लिए, मिटा दें इसको। अब लिखेंगे अगली हेडिंग उपभोक्ता निवारण प्रक्रिया की सीमाएं। अब इसका निवारण का भी तो कोई, जैसे शोषण हुआ, अधिकार मिले, कर्तव्य भी हुए, तो जहाँ पे अगर दिक्कत है उसका निवारण कैसे करेंगे हम सब पहले ही पढ़ चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा हेडिंग डाल लेंगे। उपभोक्ता निवारण प्रक्रिया की सीमाएं, उपभोक्ता निवारण प्रक्रिया की सीमाएं, उपभोक्ता निवारण की, उपभोक्ता निवारण की, उपभोक्ता निवारण की, उपभोक्ता निवारण प्रक्रिया की सीमाएं, प्रक्रिया की सीमाएं। उपभोक्ता निवारण प्रक्रिया की सीमाएं। देखो इसकी भी एक लिमिट होती है, तो पहला लिख लेंगे उपभोक्ता निवारण प्रक्रिया जटिल। अभी मैं समझा देता हूँ। उपभोक्ता निवारण प्रक्रिया, पहला पॉइंट, उपभोक्ता निवारण प्रक्रिया जटिल, खर्चीली तथा समय साध्य लिख देते हैं, समय साध्य साबित हो रही है, साबित हो रही है। देखो इसका मतलब क्या है, पहले नोट कर लेंगे। देखो इसका मतलब क्या है कि सबसे बड़ी चीज़ तो ये जटिल प्रक्रिया। जैसे अब तुम कोई सामान गड़बड़ मिल गया तो पहले सोचोगे कि कहाँ पे जाएं, तो पता लगे तुम जानकारी लिए पहुँचे, आप FIR कराए, क्या क्या कराए, तो थोड़ा जटिल है कि नहीं। अगर कोई ऐसा होता कि जैसे अगर सामान गड़बड़ है तो हम ही जाके उससे अगर 10 रुपये का सामान दिया गड़बड़, तो 100 रुपये उससे लेना ज़बरदस्ती, मतलब सरकार नियम लगा दे अगर कोई सामान गड़बड़ बेचा, तुम्हारा 10 रुपये का सामान लियो, अगर तुम्हें गड़बड़ लगा या वास्तव में गड़बड़ है उसकी जांच हो, तुरंत वहाँ मशीन रखवा देते हैं। जैसे पानी वाले जो वाटर वाले हैं अपने गाँव वाले, वो रखे हैं मशीन। जैसे तुम्हें कहोगे कि मेरा पानी गड़बड़ है, तो तुरंत वो लगा के चेक कर देंगे। देखो 100 ppm पानी, हम सब कितने ppm पीते हैं, लगभग 100 ppm शायद पीते हैं, तो उसमें होता है पार्ट्स पर मिलियन। ppm का मतलब क्या था, पार्ट्स पर मिलियन। हाँ जितना होता है लगभग 60-70 ऐसे कुछ, जो कुछ होता होगा, तो मुझे एकदम क्लियर नहीं है उसके बारे में। तो देखो तो हो क्या रहा है, जटिल है कि नहीं ये प्रक्रिया थोड़ा सा। और उसके बाद खर्चीली भी है। पता लगे तुम 10 रुपये का सामान तुम्हें गड़बड़ मिला, तुम गए FIR करने, पता लगे 100 रुपये पेट्रोल खर्च हो गया, इसमें दिक्कत है ना। तो खर्चीली हो गए और समय भी लगेगा कि नहीं उसमें। पता लगे 5 मिनट का टाइम है, तुम गए 2-3 दिन दौड़ाया हो पहले RTO वाला, तो उसमें जो RT जो ITI विभाग, जो RTI विभाग ये सब होते हैं, क्या देते हैं दौड़ा, तो इसमें समय भी देर लग रही है, जटिल प्रक्रिया भी है, खर्चीले, इसीलिए थोड़ा सा समस्या है इसमें। लोग कहते हैं कौन चले बाझे ना। हाँ तो अगला पॉइंट लिखेंगे, अगला पॉइंट लिखेंगे कई बार उपभोक्ताओं को वकीलों का सहारा लेना पड़ता है। कई बार उपभोक्ताओं को
वकीलों का सहारा लेना पड़ता है। यह मतलब ये लिखेंगे, ये मुकदमे अदालती कार्रवाइयों में, ये मुकदमे अदालती कार्रवाइयों में शामिल होने और आगे कार्रवाइयों में शामिल होने और आगे बढ़ाने आदि में समय काफ़ी लेते हैं। देखो इसका मतलब क्या है, समय काफ़ी लेते हैं। देखो इसका मतलब क्या है, ये तो क्लियर बात से ही समझ में आ रही होगी कि अगर आप, कई बार तो ऐसा होगा कि तुम्हें समस्या है तो कहेगा जाओ कोनो वकील पहले करो, होता है कि नहीं। तो आप जाओ वकील करो, फिर वो क्या करेंगे, जाएंगे मुकदमा करेंगे, फिर अदालत में भैया कल पेशी है, ये है, तुमको दौड़ा अर्थात काफ़ी समय ले लेते हैं। पता लगे तुम 100 रुपये का सामान है, 2 साल उसी में बाजी पड़े रहेगा, तो तुम सोचोगे कि क्या करें इसका करके ना। तो इसीलिए लोग बहुत कम इसकी भी वजह से जाते हैं। अगला पॉइंट लिखिए, ये तो हम बात से ही क्लियर हो रहा होगा। इसमें वकीलों का सहारा लेना पड़ता है, मुकदमे अदालती कार्रवाइयों को आगे बढ़ाने में क्या लगता था, काफ़ी समय लग जाता है। अगला पॉइंट लिखेंगे, अधिकांश खरीदारियों के समय रसीद नहीं दी जाती। अधिकांश, अब बताओ रसीद अगर नहीं देगा तो तुम्हारे पास क्या प्रूफ है, बताओ कि गड़बड़ सामान कह देगा मेरे यहाँ सामान ही नहीं लिए। जैसे तुमने गया कोई सामान लिया, वो सामान क्या मिल गया, गड़बड़, और तुमने रसीद नहीं लिया, तो तुम किस बेस पर FIR करोगे, कुछ भी नहीं कर सकते हो फिर उसका। तो ये लिखेंगे, अधिकांश खरीदारियों के समय रसीद नहीं दी जाती, है, ऐसी स्थिति में नहीं दी जाती है। अधिकांश खरीदारियों के समय रसीद नहीं दी जाती है, ऐसी स्थिति में साक्ष्य जुटाना आसान नहीं होता। साक्ष्य मतलब प्रमाण ना, हाँ, साक्ष्य या प्रमाण जुटाना आसान नहीं होता है। अब बताओ, अगर रसीद नहीं लिए हो तो कौन साक्ष्य है तुम्हारे पास, है ये नहीं है। तुम गए, पता लगे लिए हो, कहीं दूसरे की दुकान से पहुंच गया, तुमने कहा ये तुम्हारे यहाँ से ले, कह रहा नहीं लिए हो मेरे यहाँ, बताओ कौन प्रूफ है तुम्हारे पास, कुछ है नहीं। इसलिए गारंटी कार्ड वार्ड लेना जरूरी होता। अगर गारंटी कार्ड ही लिए हो तब दिखा दो, ये देखो तुम्हारी मुहर वुहर लगी है, ज़्यादा करोगे तभी बताते हैं तुमको, कंप्लेन कर जाते हैं। अगला लिखेंगे, बाजार में अधिकांश खरीदारियां छोटे फुटकर दुकानों से होती हैं। ये वास्तव में होता है, बाजार में अधिकांश खरीदारियां छोटे लिख देता हूँ, छोटे फुटकर दुकानों से होती है। अब बताओ, बाज़ार में लगभग सब छोटी मोटी ही दुकानें रहती हैं, उनसे ख़रीदारी कर ले रहे हो, तो एक हिसाब से लिमिटेड है कि नहीं है। तो तुम बताओ कहाँ क्या कंप्लेन करो, मतलब छोटी दुकान है, 100 रुपये की दुकान है उसकी,
और गड़बड़ निकल गया तो फिर कोई कार्ड वार्ड कहाँ से देगा वो बेचारा। वो बताना है, पता लगे पान की दुकान है और उसमें आप 35,000 कंप्यूटर चाहिए, CPU चाहिए, माउस चाहिए, पता लगे वो बेचारा 35,000 सलिया भर में कमा रहा है, उसका पता लगे वैसे में ख़त्म, कहानी गड़बड़ हो गई ना। तो इसीलिए लगभग छोटी मोटी दुकानें होती हैं, ये भी एक बहुत बड़ा समस्या बन जाती है कि जिससे हम सब आप ज़्यादा आगे बढ़ने की कोशिश नहीं कर। और कुछ हम तो सब वैसे भी संस्कारवान हैं, या संस्कृति हमारी ऐसी ही है, बहुत अच्छी संस्कृति ये भी है, लेकिन कहीं कहीं गड़बड़ है। तो इसमें क्या है कि हम सब देखते हैं चलो ठीक है बेचारा छोटा था, हो सकता है उसको गड़बड़ सामान दे दिया गया, बेच दिया गया। तो हम सब मतलब अपना खुद ही एक भावनाएं होती हैं हम सब के अंदर ना, एकता की भावनाएं जिसको बोलते हैं, तुरंत आ जाएंगे चलो बेचारे कौन। अब अगर यही जातिवाद जिस दिन चरम पे आ जाएगा तो उसमें क्या हो जाएगा पता था, अच्छा कोनो मान लेते कोनो दूसर कास्ट वाला दूसर की कास्ट वाले के यहाँ खरीद लिया तो तुरंत कंप्लेन करेगा, कहेगा गड़बड़ दिया था ये, चाहे उसके बेचारे 100 रुपये की दुकान हो। तो इसलिए जातिवाद को बढ़ावा नहीं देना है ना। तो हम सब जितने लोग रहेंगे यहाँ पे कभी ऐसा नहीं कहेंगे कि वो इस जाति का है वो इस जाति। क्या मैं कभी किसी का नाम पूछता हूँ? नाम तो पूछता हूँ, लेकिन कभी मैं हमेशा कहता हूँ पीछे का मत बताओ कि तुम किस कास्ट वाले हो ना। क्यों? इससे हो सकता है मुझे भी किसी कास्ट से दिक्कत होती हो, तो लेकिन मुझे नहीं होती है, ऐसा इस तरह से कभी नहीं होती है। तो इस लेकिन हो सकता है समस्या हो, तो हो सकता है तुम्हें भी लगने लगे, जैसे मान लो दुबे जी हैं तो पता लगे इनको लगेगा अच्छा गुरु जी हमें ज़्यादा नहीं केयर करते हैं, क्यों? क्योंकि मैं इस दुबे हूँ इस तरह से, तो इसलिए मैं कभी इस तरह से चीज़ें नहीं करता हूँ। लेकिन वास्तव में ऐसा कुछ मेरे अंदर नहीं होता। और एक टीचर का काम भी यही होता है, बताओ जाति देखने लगे, बताओ इसमें कितने लोग हैं कि जो पढ़ने आते, फिर पता लगे 3 4 5 लोग आते हैं यहाँ पे, वास्तव में जो हैं 5 से 6 लोग कहते नहीं हम उनके यहाँ नहीं जाएंगे। ऐसा ही होता है ना, 6 7 लोग जितने यहाँ पाते हैं। तो इसलिए जाति पाति नहीं रखना चाहिए, और तुम सबको भी नहीं रखना चाहिए। हम देखते हैं कुछ लोग नेता बनते हैं स्कूलवा में, तो भी रामगंज में बहुत नेताई चलती है, और भी सिंगनी में मजाक चलती है कि वो इस कास्ट का है तो उसके साथ वाले वही कास्ट वाले रहेंगे। अब ऐसा होने लगा है, लेकिन ऐसा तुम सबको नहीं करना। जहाँ पे रहो मिल बांट के रहो, आराम से रहो। एक लोग खाना ले गए, पता लगे साथ वाला कोई दूसरे की कास्ट का नहीं ले गया, तो कोई स्टूडेंट लाइफ में यही सबसे अच्छी चीज़ है। अगर इसमें तुमने सीख लिया कि जातिवाद मुझे नहीं जन्म देना है, तो बिल्कुल आगे सफल ही होना है। क्योंकि जो तुम्हें दिखेगा कि भाई बहन की तरह, प्लस में तुम्हें लगेगा ये मेरा परिवार ही है, और जिस दिन तुम्हें हर लोग परिवार के नज़र आने लगे, समझ लेना भारत को क्या मानोगे आप, एक परिवार मान लो। और भारत को परिवार मान लिया तो उसी दिन क्या हो गया हमारा राष्ट्र, उसी दिन मान लेते हैं बहुत डेवलप हो गया। सोच से ही डेवलप हो गया, चाहे कुछ खाने को मिले या ना मिले, लेकिन सोच की वजह से हम सब बहुत आगे निकल सकते हैं। आधा लड़ाई झगड़ा तो इसी में होती है ना। तो बाजार में अधिकांश खरीदारियाँ क्या होती है, छोटे फुटकर दुकानों से होती हैं। अगला पॉइंट लिखेंगे, श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए, श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए, श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए, मैं इसको ऐसे ही बोल देता हूँ, इस पे कभी लिखने जाना, श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए, श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए कानूनों के लागू होने के बावजूद, श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए कानूनों के लागू होने के बावजूद खास तौर से असंगठित लागू होने के बावजूद खास तौर से असंगठित क्षेत्रों में ये कमज़ोर है। खास तौर से असंगठित क्षेत्रों में ये कमज़ोर हैं। इस प्रकार बाजारों के कार्य करने के लिए नियमों तथा विनियमों का प्रायः पालन नहीं होता। एक बार फिर से सुन लेंगे, कोई टिप से नहीं बोलेगा, सुनेंगे। श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए कानूनों के लागू होने के बावजूद खास तौर से असंगठित क्षेत्र कमज़ोर हैं। खास तौर से असंगठित क्षेत्र में ये कमज़ोर हैं। इस प्रकार बाजारों के कार्य करने के लिए नियमों और विनियमों का प्रायः पालन नहीं होता।
बाजारों के कार्य करने के लिए नियमों अथवा विनियमों का प्रायः पालन नहीं होता। प्रायः पालन नहीं होता। एक लास्ट हेडिंग है, प्रायः पालन नहीं होता। देखो इसमें दिक्कत क्या है, सबसे बड़ी समस्या ये है कि असंगठित क्षेत्र का मतलब समझ ही रहे हो, सरकार द्वारा पंजीकृत होंगे नहीं, जब मर्जी ज़बरदस्ती कार्य वसूली करेंगे, तो इस क्षेत्रों में ये चीज़ें थोड़ा कमज़ोर बन जाती हैं। इन क्षेत्रों में क्या हो जाती है, कमज़ोर बन, जैसे तुम किसी फैक्ट्री में गए अपना काम करने, तो कुछ फैक्ट्री वाले खाना वाना देते हैं, तो पता लगे खाना दे रहे हैं, उसमें कंकड़ पत्थर भी दे रहे हैं उसी लोकल, तो तुम बोल नहीं सकते ना, अगर बोलने की सोचोगे तो कंपनी से निकाल देगा, एक टेंशन और बेरोजगारी वैसे ही बढ़ी हुई है। इसलिए इन क्षेत्रों में थोड़ा कमज़ोर है, इन क्षेत्रों में क्या है, उपभोक्ता थोड़ा सा कमज़ोर बैठ रहा है। तो क्योंकि वो क्या करते हैं, नियमों का विनियमों का पालन नहीं करते ना असंगठित क्षेत्र, वो अपने हिसाब से नियम कानून बनाएंगे, भैया हम खाना हो खाओ, नहीं रहने दो, अपना अलग से खाओ। इसलिए उसमें क्या है, समस्याएं। तो अगली हेडिंग डालेंगे, लास्ट हेडिंग, उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986। उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986। उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986। उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986। उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम। अगर कहीं पर अधि लिख के बिंदी लिखी रहा करे ना, समझ लेना वो अधिनियम लिखा गया है ना। कहीं कहीं पर आपको अधि लिखा रहेगा, बिंदी रख दी, इसका मतलब क्या रहेगा, अधिनियम 1986। इसी को बोल देते हैं कोपरा। इसको क्या बोल देते हैं, कोपरा बोल दे, नाम है, जैसे एक लोग का कई नाम हो जाता है वैसे इसका कोपरा। तो तुमसे प्रश्न पूछेगा 1 नंबर में बहुविकल्पी में, कौन सा प्रश्न पूछेगा कि उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम कब आया था, कब आया था, इसको दिमाग में सेट रखे रहना ना, तो इसको इम्पोर्टेंट में लिख लेंगे, ये प्रश्न आ भी सकता है। ये क्या है, इम्पोर्टेंट, तो जिसमें मैं इम्पोर्टेंट लिख दूँ समझ लेना आएगा उसी से घुमा फिरा के इधर उधर करके आएगा। उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986। और कभी कोई पूछ लेगा कोपरा अधिनियम कब आया था, 1986, इसी कोपरा बोल देते हैं ना, तो याद रखना कोपरा पूछे या उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम पूछे, बात क्या है, सेम है। अटैक करने वाले अटैक कर देना चाहिए। तो लिखेंगे पहला, उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए बनाया गया कानून। उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए बनाया गया कानून। पीछे को मारना आपकी, एक बचा हुआ। उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए बनाया गया कानून। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही है कि उपभोक्ताओं को अगर कोई समस्या आ रही है तो उसके लिए पहले तो अच्छा कोई पहले नियम कानून होता नहीं है, उसके बाद जब नियम कानून बनता है तो कोई अधिनियम लाना पड़ता है संसद के द्वारा। हमारे संसद जिसको हम सब जिताते हैं, जैसे लल्लू सिंह और जो और संसद हैं, तो ये सब नियम कानून है। लेकिन आजकल लगभग अनपढ़ गंवार हैं, तो इनका कानूनों अनपढ़ गंवार जैसा रहेगा ना, तो लगभग बहुत सारे लोग रहते हैं, तो उसमें क्या होता है कि जो अच्छे लोग रहेंगे, IAS रहेंगे, तो बड़े बड़े उनको अच्छे नियम कानून बनाएंगे। तो इसलिए अच्छा उसमें भी ऐसा थोड़ी सब सांसद है वैसे गंवा रहे हैं, बहुत अच्छे भी हैं, लेकिन विपक्ष में हो तो समझो भारत पाकिस्तान हो गए। जैसे अगर कोई बीजेपी का है और कोई कांग्रेस का है, तो पता लगे कांग्रेस वाला जब बीजेपी की सरकार है तो कहेगा कि वो पाकिस्तानी है, मतलब जबकि उसमें भी अच्छे नेता हैं। अगर देखा जाए, अगर पार्टियां क्या कर लेंगे, एक दूसरे में मिल घुल के लड़ेंगे। जैसे मनमोहन सिंह जैसा वित्त मंत्री आज तक ना कभी हुआ है, ना कभी भारत में होगा। इतना शानदार वित्त मंत्री थे वो, अगर होते वित्त मंत्री अभी तक, तो मौके पर हमारी GDP बहुत आगे निकल जाती, हम सब पैसे के मामले में बहुत आगे निकल जाते। लेकिन गड़बड़ हो गया समस्या, सरकार बदली, मनमोहन जी खत्म हो गए, जबकि उनको ले लेना चाहिए, जो अच्छा नेता उसको ले लो, तो उससे पार्टी और भारत की भी छवि बनी रहे ना, इस तरह से होना चाहिए। लेकिन अब तो पूरा भारत पाकिस्तान ही चलता है न्यूज़ चैनलों पर, लेकिन हम सबको उससे मतलब नहीं है, हम सब ज़्यादातर TV भी देखने का मौका ही नहीं देते हैं। इसीलिए अब सुबह बुला लेंगे 5 से 6 आओगे, फिर 6 से 7:30 तक अपना नहा धोगे, फिर रेडी होके स्कूल फिर चले जाओगे, फिर 3 बजे आओगे, खाओ पियोगे, फिर 4 बजे आओगे, फिर 6 बजे। बताओ TV मोबाइल देखने का मौका कब मिला, आधा घंटा। अरे रतिया सुबह रतियम सोना भी तो है,
अब ऐसा थोड़ी है कि रतिया में सोना ही नहीं। अरे रतिया में मान लो 12 बजे सोओगे तो 4 बजे उठना पड़ेगा ना अब, और 4 घंटा में सो के काम नहीं होगा। कम से कम 10 बजे सोना है तो 10 या 11 बजे सो गए, अपना 4 बजे उठ गए, तो कम से कम 5 से 6 घंटे नींद लेना जरूर। स्टूडेंट लाइफ में कम से कम 6 घंटे होना चाहिए। तो 5 से 6 घंटे नींद लोगे तो उसके बाद ये 3-4 घंटे पढ़ोगे भी तो 6-3-9। तो मेरा ये कहना है कि मैं सोच रहा हूँ ऐसा पढ़ाया जाए कि तुम्हें घर पे कम पढ़ना रहे, यहीं पे सब निपट जाए। क्योंकि घर पे हमें पता है कौनो पढ़ता वढ़ता नहीं है, यहाँ पे जितना पढ़ा दिया जाएगा यहीं पे ज़्यादातर मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पे कहानी सही रहेगी ना, यहीं पे। अब घर पे कौन पढ़ता है बताओ? घर पे जाएंगे तो मोबाइल पर। अच्छा सबसे पहले मुझे पता है कई लोग जाते होंगे ना, पहले क्या करेंगे, तुरंत ऐसे लेंगे, पहले अटैक करेंगे मोबाइल पे। जैसे होता है ना कोरोना वायरस अटैक कर रहा था, जैसे किसी को पाया तुरंत अटैक कर, कमज़ोर आदमी को पाता तुरंत ख़त्म। वैसे ये सब भी करते हैं। पहले यहाँ देखें दिमाग मोबाइल, पहुँचेंगे अटैक मोबाइल पे। पहले देखेंगे कि पहले मोबाइल तुरंत खोलेंगे नेट, देखेंगे कि किसी को मैसेज वैसेज तो नहीं आया है। नहीं तो हो सकता है घर वालों मामा वामा की लड़की वड़की लड़के का मैसेज आ गया हो कि भैया देखते हैं कि ये क्या, अच्छा हाँ वो उनके यहाँ, तो वो सारा सिस्टम तुम्हारी सबके अंडर में। अरे मोबाइल रखो 1-2-3 साल 2 साल रखो, उसके बाद मस्त से तब ज़िंदगी जियो, देखो मज़ा आ जाता है। तो तुम सब मोबाइल के चक्कर में ज़्यादा नहीं पढ़ना, इसीलिए तो ज़्यादा कहाँ पढ़ने ही देंगे। 6 बजे जाओगे थोड़ा रेस्ट वेस्ट भी लोगे, खाओगे पियोगे, 1-2 घंटा पढ़ोगे, सोओगे, इतना थक जाओगे सोओगे, तुरंत नींद लगेगी, जैसे लेटोगे सो जाओ। लेकिन मोबाइल ऐसा चीज़ है अगर शार्ट देखना शुरू तो सुबह भी हो सकती है, पता नहीं लगता है, सुबह भी हो जाती है। किसी लोगों को हो जाती है, जैसे इंस्टाग्राम वालों को हो जाती होगी ना सुबह, लोगों को सुबह हो जाती थी, किसी दिन नहीं हुई है, लगभग हो जाती है। बहुत लोगों को जो इंस्टाग्राम चलाते हैं उनकी सुबह हो जाती। तो मोबाइल वैसे भी मुझे पता है यहाँ पे जितने लोग हैं सबके पास मोबाइल होगी भी नहीं, लगभग घर वाले के ही पास रहती है। 4-6-10 लोग के पास होगी, इसमें से मुश्किल से 7-8 लोगों पर, क्योंकि 11-12 के बाद मोबाइल। और कुछ लोग तो चोरी चुपके से चला रहे होंगे, ऐसा भी होता है। वो लोग क्या करते हैं, चुपके से बैगवा में डाल लेंगे मोबाइल लिया, तो ऐसा हमने देखा इसलिए कह रहे हैं। तो लेकिन मोबाइल के बारे में ज़्यादा अभी नहीं, बढ़िया पास कर लो तो बहुत मोबाइल चलाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि लाइफ यहीं से सेट होती है। बेस क्या है, हाई स्कूल। अगर हाई स्कूल अच्छा तो मान चलो आगे तुम्हें बहुत मौका दिया जाएगा। अब क्योंकि ये कोचिंग का सिस्टम भी यही रहेगा, अगर हाई स्कूल में अच्छा तब देखा जाएगा कि ये ठीक ठाक है तो कहानी थोड़ा सा आगे, तो उसकी लाइफ भर हेल्प होती रहेगी। इस सिस्टम ऐसा सेट हो जाएगा कि बाद में ऐसा ना रहे कि कोई बच्चा ठीक ठाक हो, ऐसा ना हो कि कोई बच्चा अगर ठीक ठाक हो तो यहाँ देखा जाएगा, सबका रिकॉर्ड रखा जाएगा यहाँ पे। अगर कोई बच्चा देखा जाएगा ठीक ठाक है लेकिन घर से पैसा नहीं मिल रहा है, उसको मान लो इंजीनियरिंग सेक्टर में जाना, बरहे बाद इंजीनियरिंग सेक्टर, कोई मेडिकल सेक्टर में, तो घर वाले तो उतना पैसा दे नहीं पाएंगे। 2.5-3 लाख रुपए लगता है, 2 लाख 1.5 लाख 1 लाख तो फीस ये है। किसी भी इंजीनियरिंग सेक्टर में अच्छी पोस्ट पे जाओ, मान लो किसी को IAS की तैयारी करना या किसी को एनी चीज़, तो ये कोचिंग सब पे नज़र रखेगी। अगर कोई मतलब जो जुड़ा रहेगा ग्रुप पे ना, जो हट गया तो हट गया, उसकी कहानी नहीं, तो वो फिर आके जैसे मान लो समस्या है तो पता तुरंत बताएगा, गुरुजी ऐसी बात है, मैं ऐसा करना चाहता हूँ। तो मुझे पहले देखेंगे कि देखते हैं पुराना रिकॉर्ड होता नहीं, पहले पुराना रिकॉर्ड देखना पड़ेगा ना कि ये कैसा था, कैसी है, अब ठीक ठाक है कि नहीं। तो पूरा रिकॉर्ड आरी बगल पता करके अगर ठीक है तो यहीं से उसको इन्वेस्ट कर दिया जाएगा। क्या मैं हमेशा ऐसे ही रहूँगा? नहीं रहूँगा, आने वाले समय में थोड़ा सा ठीक ठाक रहेगा ना, तो सारी सिस्टम यहीं से कर दी जाएगी। जो गरीब वाले रहेंगे और जो अमीर वाले रहेंगे वो तो पढ़ते रहेंगे ना, ऐसा सिस्टम। लेकिन तुम सबका काम यह पढ़ो अच्छे से, तब ना पता लगे पढ़ोगे ही नहीं तो तुम कहो गुरुजी आ नहीं रहा है, छोटा आ से ज्ञा तक लिखना, कह दो हमें IITN बनना है। तो गुरुओं जी पहले तो 3 घंटा आप मारेंगे, फिर समझाएंगे बेटा IITN रहेगा, लड़की रहेगी तो बेटा IITN ने झाड़ू लगाना सीखो ना, और लड़के रहेंगे तो कहेंगे भैया खेत वोत में जाके कुदाल चलाना सीखो ना, थोड़ा सा मेहनत करो, 12-12 घंटे ड्यूटी करना पड़ेगा सूरत वगैरह में। तो इसलिए यहाँ पे सारी व्यवस्थाएं हो जाएंगी, कोई इसमें कोई हिचकिचाहट नहीं होगी। तुम सबके लिए बहुत गोल्डन चीज़ है, पहला बैच स्पेशली तुम्हारे सबका, इसके पहले चला था लेकिन वो स्पेशल मेरा बैच नहीं था, वो ज़बरदस्ती वाला बैच था, तो दूसरे कोचिंग वाले थे। लेकिन इसलिए तुम सबको जब तक अगर ग्रुप पे रहोगे, एनी प्रॉब्लम, पढ़ाई से संबंधित कोई भी समस्या या पैसे से संबंधित पढ़ाई के लिए कोई समस्या, अब पता लगे कह दो नहीं गुरुजी हमें, वो लड़कियां कहते नहीं गुरुजी हमें वो लेना बाजीराव मस्तानी, तो बताओ गुरुजी बाजीराव मस्तानी के लिए पैसा देंगे? नहीं देंगे ना। हमें वो लेना है, वो क्या बोलते हैं जो सदिया में वो पहनती हैं सब पूरा लाल लाल, क्या बोलते हैं उसको, लहंगा, कहते हैं गुरुजी हमें लहंगा लेना है, तब गुरुजी लहंगा थोड़ी देंगे। या ये कहेंगे गुरुजी हमें जो है वहाँ पे कोचिंग करना है, मेरे पास पैसा नहीं है, ऐसी दिक्कत है, मैं पढ़ने मेरा पूरा मन है, तो वहाँ व्यवस्था कर दी जाएगी ना।
तो वहाँ पे पूरी तरह से व्यवस्थाएं कर दी जाएंगी। तो ये सब सुनते रहेंगे ना, तो इसलिए जितने तुम सब हो तो तुम सब हो तो लहंगा वहंगा ध्यान नहीं देना है ना, चलने दो कोई दिक्कत नहीं, लहंगा वहंगा ध्यान नहीं देना है, तुम सबको आराम से पढ़ना है। जब पढ़ोगे तभी हेल्प मिलेगी, अगर कोनो नौटंकी करते मिलेगा तो उसकी हेल्प नहीं होगी। तो जिनको अगर इस कोचिंग से हेल्प लेना है, आगे कुछ बनना है, 10-20 लोगों को चराना है, मतलब अपने नीचे आप बड़ी पोस्ट पर हो, 10-20 लोग तुम्हारे नीचे काम करें, अगर ऐसा बनना है तो हम तुम्हें हमेशा हेल्प करेंगे पूरी लाइफ भर, अर्थात 35 साल की उम्र तक। एक लिमिट भी होता है ना, पता लगे तुम बुढ़ाए गए 40-50 साल का, तो गुरुजी अब हमें आगे बढ़ना है। अब गुरुजी तो कहेंगे अब तुम कहाँ आगे बढ़ो, जो तो करना था तुमने कर लिया, अब तुम बढ़िया तो बैल वैल खरीद लो बढ़िया, और अब अगर ना मिले तो बताओ पकड़वा दें फ्री में ही, मोटे तगड़े उसी को जुटे रहो, तब ये कोचिंग से हेल्प नहीं होगी। यकीन मानो जो मैं कह रहा हूँ वो हम करके ही दिखाएंगे, ऐसा नहीं है कि आप यकीन मानो आगे चल के कोई भी प्रॉब्लम पैसे से रिलेटेड आएगी, वो भी इस बैच की स्पेशली, आने वाले बैचों में ऐसा कुछ भी नहीं होगा। जितने बैच होंगे वो फुल वैसे ही होंगे जैसे हर जगह सिस्टम से चलता है, लेकिन इस बैच की एक क्वालिटी, क्योंकि पहला बैच हमने सोचा था शुरू से ही, जब हम पढ़ाने की सोच ही रहे थे तभी हमने सोचा जो मेरा पहला बैच होगा वो वास्तव में मेरी लाइफ का सबसे अच्छा बैच बना के छोड़ेंगे, और वास्तव में ऐसा हो भी रहा है, इसीलिए इतना मेहनत कर रहे हैं। अब जो अगला बैच आएगा 10 का, इतना थोड़ी पढ़ा 2 घंटा बस उसी में निपटा देंगे, ऐसे पढ़ा, ये सब थोड़ी फिर सामाजिक विज्ञान पढ़ाएंगे, डायरेक्ट चलेगा भैया मैथ, साइंस, अंग्रेजी, और पैसा लूट के लिया जाएगा फिर ना, कायदे के वसूला जाएगा, उसमें भी थोड़ा गरीबों के लिए हेल्प रहेगी, लेकिन जो देखा जाएगा जो ज़्यादा गड़बड़ है उनको। तो लेकिन इस बैच के तो हमने इसलिए कभी इसमें कुछ हम कहते नहीं हैं, हम कहते तुम मेहनत करो बस, हमेशा कहते हैं, हमेशा सपोर्ट हमारा मिले। तुम कहोगे तो मैं दिन भर रात भर पढ़ा सकता हूँ, उस समय पेपर के टाइम, अभी तो एनर्जी थोड़ा वैसे भी हमारी गड़बड़ है, तो इसलिए उस टाइम अगर तुम सबके लिए सुबह से लेकर शाम तक ऐसे हम खड़े रहेंगे। लेकिन अब सब बैच में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अब हम भी धीरे धीरे बूढ़े हो रहे हैं ना, लगभग अब थोड़ा एनर्जियाँ कम होगी हमारी भी, तो ना ऐसा थोड़ी हम ऐसे ही रहेंगे, थोड़ा सा रहेंगे, थोड़ा धीरे तुतलाना शुरू करेंगे, बोलना ऐसे धीरे धीरे गड़बड़ होगा। ऐसे जिस तरह से अभी खड़े फिर बैठ के ऐसे पढ़ाएंगे, ऐसे करके इस तरह से भी आगे हो जाएगा ना। लेकिन तुम सबको लास्ट तक पूरी हेल्प मेरी रहेगी, इसमें मजाक में मत लेना, लेकिन पढ़ने में अच्छे रहोगे तब। अगर तुमने गड़बड़ देख लिया, अब मुझे पता ही लग जाता है, क्योंकि मुझे लगभग सब सर्किट है, हमारे पास कबाड़ से लड़के लेकर अच्छे तक लड़के होते हैं, ऐसे भी लड़के होते हैं जो यही करते हैं, और ऐसे भी लड़के होते हैं जो अच्छे हैं। तो मुझे हर लोगों के बारे में सूचना मिल जाती है तुरंत कि भैया ये ऐसे हैं, वो वैसे हैं, तो ये वैसे हैं वैसे, अभी इसके पहले जैसे थे उसको भूल जाओ, आज से ही शुरू कर दो कि आज से मुझे अच्छा बन जाना है बस। इसके पहले पुराने चीज़ों को अगर तुमने ध्यान में रख लिया तो गड़बड़, आज से एकदम दिमाग में सेट कर लो, अभी तक जो हो गया हो गया, अब मुझे ओनली 3 साल तक अच्छे से मेहनत करना है बस। उसके बाद तुम्हें पूछने वाले करोड़ों होंगे, तुम हिंट ही नहीं दोगे, फिर उसको ना आएगा पता लगेगा, कह दिया कि पता, अच्छा लड़कियों में क्या अगर लड़कियां नौकरी पा जाएंगी तो होता क्या है उसमें, फिर होता क्या, अभी ऐसा होता है जब नौकरी नहीं रहेंगे लड़कियों वाले घर को शादी ढूंढना पड़ता है, लड़कों को खोजना पड़ता है। लेकिन अगर नौकरी करेगी रहेंगी ना तो लड़के वाले लड़कियों को खोजते हैं, भैया कौन लड़की नौकरी कर रही हो तो बताओ, ऐसा होता है कि नहीं होता। तो सबसे बड़ी क्वालिटी तो यही हो गई आज के ज़माने, अगर आपने अपने पैर पर खड़े हो गया है, मतलब लड़कियाँ खासकर, और उनको भी खड़े हो जाना ही चाहिए, तो आने वाले समय में तुम सबका लाइफ बहुत अच्छा रहेगा। और नहीं तो वैसे ही घुट घुट के लाइफ रहेगी कि तुम्हें ओढ़ना है, घर से बाहर निकलो पहले पूरा एकदम पैक रहो, तो ऐसा होगा। और तुम नौकरी कर रहे हो अलग सिस्टम से, चलो ठीक है, कौनो खड़ा रहे, कोई कुछ बोला तो तुरंत पहले अपने लय में शिक्षित हो तो सही ढंग से उसको डांट डूट देंगे। तो लेकिन ये तभी होगा जब तुम सब मेहनत करोगे अपने आप को। आज से मान लो कि अब जो हो गया, आज से हम सब अपने नए ट्रैक पे चलेंगे। आज से ही अगर सुधरना शुरू कर दोगे तो मुश्किल से 2.5 साल बचा है, इसी 2.5 साल में जिसको जो करना होता कर लेता, यकीन मानो। उसके बाद इंटर के बाद मान के चलो अगर तुमने अपना रास्ता गड़बड़ चुन लिया तो यकीन मानो कभी सक्सेस नहीं हो सकते हो, 100% हो ही नहीं सकते हो। और यही 2.5 साल तुमने अगर मेहनत कर लिया तो पूरे लाइफ में तुम सोचोगे बर्बाद हो जाएं, कोई किसी की औकात नहीं बर्बाद कर दे, गारंटी के साथ प्रैक्टिकली चीज़ें बता रहे हैं।
यही 2.5 साल है। इसमें अगर तुमने अपने आप को सही लाइन लेंथ पे रखा है, जैसे मैं कह रहा, इसीलिए मैं मौका नहीं देता हूँ तुमको इधर उधर घूमने टहलने के। यहाँ से स्कूल से मेरा चले तो स्कूलवा से जैसे 3 बजे ले, 3 बजे बुला ले, कहते खाना वाना पैक वैक करके लाओ, यहीं खा पी के जुटे रहो, यहीं रात दिन यहीं जुटा दे। लेकिन ऐसा होना संभव नहीं, वो भी लड़कियों को। लड़कों को तो कहीं पर भी यहीं टिका दें अपना टिके, लेकिन लड़कियों में थोड़ा सा भी समस्याएँ उत्पन्न हो जाती है। तो इसलिए आप पढ़ेंगे हम क्या, उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम। तो पहला पॉइंट हमने लिखा है कि ये वास्तव में क्या है, उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए एक कानून है। ये वास्तव में क्या है, कानून है। किसके लिए, उपभोक्ताओं के हितों के लिए। अर्थात उपभोक्ता को अगर कोई दिक्कत है तो वो इस अधिनियम के द्वारा शिकायत दर्ज करा सकता है। अधिनियम मतलब जो नियम से बने हों वही क्या होंगे, अधिनियम। इससे पहले कुछ नियम रहे होंगे, उसी में क्या जोड़ दिया गया, ये 1986 का अधिनियम। जिससे पहले कुछ ऐसा रहा होगा, मान लेते हैं पहले रहा होगा कि उपभोक्ताएं केवल सूचना दे सकते हैं बस, फिर आया कि फिर दूसरा का नियम बना देते तो उसको अधिनियम कर देते, मतलब उसी नियम वही रहेगा, थोड़ा सा उसमें जोड़ देंगे बस, उसे क्या बोलते हैं, अधिनियम बोलते। तो लिखेंगे अगला पॉइंट, कोपरा के अंतर्गत। अब कोपरा लिखने का मतलब यही उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम ना, याद रखना। उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम कब आया था, 1986। ये दिमाग में सेट रखना। 1 मार्च में जहां तक है 90% यही आएगा, बहुविकल्पीय में यही आएगा, इसलिए इसको ध्यान में रखे रहेंगे। अगला पॉइंट है कोपरा के अंतर्गत। कोपरा के अंतर्गत पहला तथा उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए बनाया गया एक कानून, बनाया गया कानून। दूसरा का, कोपरा के अंतर्गत, कोपरा के अंतर्गत उपभोक्ता विवादों के, उपभोक्ता विवादों के अंतर्गत उपभोक्ता विवादों के निपटारे के लिए जिला, राज्य तथा राष्ट्रीय स्तर पर जिला, राज्य तथा राष्ट्रीय स्तरों पर एक त्रिस्तरीय न्यायिक तंत्र स्थापित किया गया है। न्यायिक तंत्र स्थापित किया गया है। जो शब्द नहीं समझ में आएगा पूछ लेंगे। न्यायिक तंत्र स्थापित किया गया है, नोट कर लिया इसको। देखो इसका मतलब क्या है, कह रहा अगर इसमें कोई दिक्कत है तुमको उपभोक्ताओं को, तो उसमें कोई अगर विवाद है तो उसके निपटारे के लिए हर जगह त्रिस्तरीय रूप में, जिला में, राज्य में और उसके राष्ट्रीय स्तर पर त्रिस्तरीय मतलब 3 कमेटियां बनी गई हैं ना, 3 लोग उसमें शामिल रहेंगे। उसके लिए एक उसको न्याय देने के लिए बनाया गया है, आप वहाँ जाओ, वहाँ से तुम्हें न्याय मिल जाएगा अगर कोई दिक्कत है तब। अब अगला पॉइंट लिखेंगे, जिला स्तर पर 20 लाख, राज्य स्तर पर 20 लाख से 1 करोड़ तक, 20 लाख से 1 करोड़ तक तथा राष्ट्रीय स्तर की अदालतें, चलो
अदालतें 1 करोड़ से ऊपर की 1 करोड़ से ऊपर की दावेदारी से संबंधित मुकदमे देखती हैं, संबंधित मुकदमे देखती हैं। ये तीसरा पॉइंट था, ये पहला पॉइंट था, ये दूसरा का था, तीसरा का पॉइंट। बस 3 ही पॉइंट पर्याप्त हैं इससे। देखो पहला क्या है, उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए एक कानून बनाया गया है। फिर कहा गया इसके अंतर्गत अगर उपभोक्ता कोई विवाद का निपटारा करना है तो त्रिस्तरीय कमेटी बनाई गई, जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर। त्रिस्तरीय 3 स्तर हुआ कि नहीं, जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर, नेशनल लेवल पर 3 कमेटियां बनाई गई हैं कि जो इसके विवादों का निपटारा करेंगी। पहली कमेटी जो आपकी है जिला स्तर पर, इसमें 20 लाख मुकदमों की जो है निपटारा होगा। फिर उसके बाद राज्य स्तर पर 20 लाख से 1 करोड़ मुकदमों का क्या हो जाएगा, निपटारा करेंगी। और राष्ट्रीय स्तर की जितनी कमेटियां हैं वो 1 करोड़ से ऊपर की दावेदारी से संबंधित मुकदमे को क्या करती हैं, देखती हैं। मतलब 20 लाख मुकदमे तक जिला स्तर देखेगी, 20 लाख से 1 करोड़ तक राज्य स्तर, और उसके बाद 1 करोड़ से ऊपर दावेदारी राष्ट्रीय स्तर की वो देखती हैं। इसी से नोट कर लिया, इसको नोट करो, तेजी से इसको नोट करो, फटाक से इसको सभी को नोट करो और एक बार पूरा रिवाइज कर लो। एक बार सब लोग इसको पढ़ लेंगे पूरा कंप्लीट, एक बार अपनी कॉपी पढ़ लेंगे।